एग्जाम्स आईएएस पोर्टल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आप लोग जैसे पीसीएस का पेपर देके अभी निकले होंगे, यूपी पीसीएस का, तो हम लोग उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। कोशिश हमने की है कि मोस्ट एक्यूरेट आंसर की रहे। और आप शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप लोगों को इंतजार होगा कि क्या कैसे किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1, ये हम सेट बी डिस्कस कर रहे हैं। आप लोगों से हम सेट बी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये सेट बी है। हम बाकी आंसर की आप लोगों को बाकी सेट्स प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे शाम होते ही, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद ए प्रेफरेंस टू द उत्तर प्रदेश। अब देखिए, ये लॉजिक का सवाल था। आपको हमारे यूनिक एग्जाम्स पीसीएस के पोर्टल में जाएंगे, ये सब सवाल प्रभात सर ने पढ़ाए हैं, ठीक है। तो लगभग यूपी के जो भौगोलिक क्षेत्र का है वन के बारे में कह रहा है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12% वन है, गलत है। ये यहां पे लगभग 6 से 7% के आसपास वन है ना। तो ये गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। जौनपुर, गाजीपुर, बलिया जिलों में कोई वन नहीं है, मतलब अर्थात जौनपुर, बलिया है नो फॉरेस्ट लैंड, तो ये भी गलत है। कुछ ना कुछ तो वन होगा, ये लॉजिक वाला सवाल था। तो इसका सही होगा, ना तो सही उत्तर चुनना है, ना तो ए ना ही 2। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है। आखिर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज क्या है। नॉन कन्वेंशनल का मतलब होता है जो कन्वेंशन से नहीं चले आ रहे हैं, जिनको रिन्यूएबल कर सकते हो आप। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को दूसरा नाम है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, अर्थात नवीकरणीय। तीसरा सवाल है हमारा, who among the following translated 300 volume of संस्कृत बुक्स कलेक्टेड बाय फिरोज तुगलक ड्यूरिंग द कैंपेन ऑफ नगर कोट। ठीक है, ये सवाल बहुत मतलब वेग सा है। इसमें 1300 बुक्स वाला हमको मिला है, ज्वाला देवी टेम्पल का 1300 बुक्स का, ज्वाला देवी टेम्पल। तो इसका अभी आप उत्तर अजीजुद्दीन खान मान के चलिए, बट स्टिल हम इसको कंफ्यूजन में थोड़ा डालेंगे, ठीक, कंफ्यूजन में थोड़ा डालेंगे और इसको बाद में अगेन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब आगे आ जाइए। व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। इसकी थीम है डिग्निटी फॉर ऑल प्रैक्टिस, डिग्निटी फॉर ऑल प्रैक्टिस, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। ये चौथा। 5वां क्वेश्चन नंबर में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द टाइप ऑफ पॉवर्टी। अब पॉवर्टी की टाइप पूछा है। अब देखिए, आपको थोड़ा लॉजिक लगाना चाहिए। फंक्शनल पॉवर्टी क्या होती है, कभी सुना है आपने? नो, नेवर, यू हैव नेवर सीन, ठीक है। फंक्शनल पॉवर्टी कुछ नहीं होता। तो यहां पे आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी, दो मेन पॉवर्टी की टाइप हैं। तो इनको हमारा 1 और 2, कोई व्यक्तिगत गरीबी नहीं होती। गरीबी या तो एब्सोल्यूट होगी या सापेक्ष होगी, ठीक है। तो इसमें हमारे 1 और 2 सही होने चाहिए। इकोनॉमी का सवाल है, ठीक है, बहुत टफ नहीं है, बट हाँ थोड़ा लॉजिकल है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कह रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, आर्थिक विकास में ह्यूमन रिसोर्सेज का योगदान क्या है, मतलब इसका योगदान इस पे पूछा है। तो आइए आगे बात करते हैं। आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव, ये उल्टी बात हो गई ना। आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव तो उल्टी बात हो गई। यहां पे सही बात क्या होगी, यहां पे सही बात होगी जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव, ये ह्यूमन रिसोर्स का। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से सही नहीं है, प्रभाव पड़ता है, बट ये क्वेश्चन के हिसाब से सही नहीं है। तो हमारा यहां क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव, ये हमारा सही होगा यहां पे, ठीक है। इसमें क्या सही होगा, केवल 2। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 में, कंसीडर फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दीज करेक्ट एनालॉजी। इवेंट्स को अगर देखूं तो पहला हमारा ड्राफ्ट समिति कब बनी थी, आपको पता है 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947, ठीक है। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अधिनियमित अंगीकृत कब किया है, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। फिर हमारा भारतीय संविधान प्रदत्त होने की तिथि क्या है, भारतीय संविधान प्रदत्त होने की जो तिथि है वो हमारी है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। अब हमारे पास आखिरी बनता है संविधान सभा की प्रथम बैठक, ये हमारी 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। तो अब आप लगा लीजिए, सबसे पहले आएगा हमारा चौथा, तो इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में, ठीक है। तो ए और डी कट गए, तो इसमें हमारा पहले चौथा आएगा, फिर 1 2 3 हो जाएगा, पहले चौथा फिर 1 2 3। मतलब इसमें केवल आपको 1 भी क्लियर होता है, 2 भी क्लियर होता है, तो यू कैन इजिली डू थिंग्स, यू कैन इजिली डू थिंग्स, ठीक है। तो ये हमारे इसमें 7वें में बी सही होगा।
8वें में आ जाइए, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से ऐड करना है, वो करके करना है। तो पेप्टिक अल्सर्स एक्चुअली बैक्टीरियल डिसीज है, तो ये यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगर इसमें जाए ए का चौथा सही है, तो ये दोनों कट गए। ठीक है, पहले ही। फिर हमारा डेंगू जो है, डेंगू जो हमारा है वो वायरल डिसीज है, तो बी का 1 होगा, बी का 1। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन निकल के आ रहा है। सी का 3 वॉर्म डिसीज है ना, और मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ का डिसीज है, तो यहां पे हमारा बी ऑप्शन सही होके आ रहा है। ठीक, 8वें का बी। 9th, मैच लिस्ट द लिस्ट इज सिलेक्ट। तो मिरात ए सिकंदरी, मिरात ए सिकंदरी बेसिकली जो बुक है, जिसमें बी ऑप्शन सही है इसका। ए का 2, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 3। जो हमारा महमूद गवा के पत्रों का संग्रह है, रियाजुल इंसा नाम से महमूद गवा के उनका संग्रह है, डी का 3। हाँ, और ए का जो है, ए हमारा जो ऑप्शन है उसका है 2, ए का 2 है। बी का 4 है, बुरहानुल माशिर गुजरात विजय। और थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर क्या है? बी, ए का 2, बी का 3। एक मिनट, इसको एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं गवा के पत्रों के संग्रह पे। ठीक है, गवा के जो पत्रों का संग्रह है, गवा के महमूद गवा के पत्रों का संग्रह जो है वो है हमारा महमूद गवा के पत्रों का संग्रह है। मिरात सिकंदरी में तो आपका गुजरात विजय, ए का 4। हाँ, ए का 4, ए का 4 है। तो ए के 4 में 2 ऑप्शन आ रहे हैं ए में और ये, तो बी और सी तो रॉन्ग हो गए। ठीक है, फिर हमारे महमूद गवा के पत्रों का जो संग्रह है, बुरहान ए माशिर, सियाजुल इंसा। एक मिनट में इसको कंफ्यूजन को कंफर्म कर लेते हैं। महमूद गवा के पत्रों के संग्रह को, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, हम कंफर्म कर लेते हैं इसको। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं ना ये कि आप परेशान हो जाएंगे। तो बिल्कुल घबराइए नहीं, हम लोग भी, हमें तक देखना पड़ता है, तो आप लोगों के लिए तो ये बिल्कुल आम बात है कि इतना प्रेशर में आप कैसे इसको करते होंगे। आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, हम देख सकते हैं इसको, महमूद गवा के पत्रों का जो संग्रह है, मिरात सिकंदरी, मिरात सिकंदरी गवा कलेक्शन, महमूद गवा का जो कलेक्शन है, महमूद गवा के लेटेस्ट का जो कलेक्शन है उस पर हम लोग थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, उसको देख लेते हैं। हाँ, रियाजुल इंसा, रियाजुल इंसा जो है ये महमूद गवा के पत्रों का संकलन है। ठीक है, तो ये हमारा डी का 3 सही होगा, डी का 3, ए का 4, डी का 3, तो हमारा ये निकल के आ रहा है सामने, ए का 4, डी का 3, तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, महमूद गवा के पत्रों का संग्रह डी का 3 है। अब आ जाइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें भी ये बिल्कुल आसान सवाल है, इसको आप सवाल देखेंगे अपने आप आंसर निकल के आ जाता है। नीचे 2 कथन दिए गए और एक कथन है, दूसरा कारण है। कह रहे हैं कि अभिकथन जो हमारा एसर्शन है, पॉपुलेशन कंट्रोल इज नेसेसरी टू मेंटेन द एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री, कह रहे ठीक है। और इसका कारण क्या बता रहे हैं? ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन द एनवायरनमेंट बैलेंस इज मेंटेन्ड। नो, ये तो उल्टा हो गया, ये रॉन्ग होगा। तो हमारा क्या सही है?
अभिकथन, असर्शन इज राइट वाइल रीजन इज रॉन्ग, तो इसमें बी सही होगा, है ना, असर्शन इज राइट वाइल रीजन इज रॉन्ग, बी सही होगा इसमें। 11 में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11 में, इसमें क्या सही है, इसमें सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 11, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज रिस्पॉन्सिबल टू थ्रो बम ऑन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग पे बम किसने फेंका था? तो आपको पता है इसमें हमारा युगांतर नाम की संस्था है, युगांतर नाम की संस्था ने लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका था। क्वेश्चन नंबर 12, Who among the following has been named as the Prime Minister of New Zealand in January 2023? न्यूजीलैंड का प्राइम मिनिस्टर जनवरी 2023 में किसको बनाया गया? तो इसका सही ऑप्शन है क्रिस हिपकिंस। क्रिस हिपकिंस को इसका प्राइम मिनिस्टर बनाया गया न्यूजीलैंड का। 13 क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स स्कूल ऑफ थॉट प्रोपोनेंट इज करेक्टली मैच्ड? कह रहा है इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा स्कूल ऑफ थॉट है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका डी, न्याय के जो संप्रपादक है वो गौतम है। ये करेक्टली मैच्ड है, ठीक, बाकी करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। तो न्याय के जो प्रोपोनेंट है वो है गौतम, ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन वाज द सेंसस वर्क डन फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया? इंडिया में पहली बार सेंसस वर्क कब किया गया? ठीक है, तो आपको पता है इसका डी ऑप्शन सही है। इंडिया में पहली बार सेंसस हुई 1881 में, है ना, 1881 में हुई। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 सही है, इसमें 1881 में फर्स्ट सेंसस इंडिया में हुई थी। देखिए हम लोग पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ये पेपर जो है हमारा कितने उसमें आ रहे हैं, ये हमारा सेट बी है, सेट बी का पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी आप उसी हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, with reference to the scheme wise allocation in the 2023-24 of union budget, which of the following statement is correct? कह रहा है कि इनमें से क्या करेक्ट है। इसमें पूछा गया है कि एलोकेशन के बारे में पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा तो आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई है। फिर कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये क्वेश्चन जो 15 है इसका सही होगा आपका 15 का डी, केवल एक सही है इसमें, दूसरा ऑप्शन सही नहीं है। केवल एक सही है इसमें, दूसरा सही नहीं है, तो ओनली 1 इसमें सही होगा, ठीक है। फिर हमारा 16 आ जाता है, February 2023 India's biggest helicopter manufacturer plant was inaugurated in which of the following place? फरवरी 2023 में इंडिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर संयंत्र कहां पे स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 का डी सही है, तुमकुर कर्नाटक। तुमकुर कर्नाटक में सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर संयंत्र हमारा स्थापित किया गया, ठीक है। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन कवित्री पुस्तक सही सुमेलित है? देखिए इस प्रश्न में थोड़ा कंफ्यूजन है। ये जो हमारी पुस्तकें दी गई हैं ये बेसिकली जो 1 और 2 हैं ये दोनों शुक संप्रदाय के हैं। शुक संप्रदाय राजस्थान का एक संप्रदाय है जिसके फाउंडर है चरणदास, शुक संप्रदाय, ठीक है। शुक संप्रदाय, चरणदास। अब इन चरणदास की 2 शिष्याएं थी, एक शिष्या का नाम था दयाबाई, उन्होंने विनय मल्लिका लिखी, तो ये तो सही है। फिर दूसरा सहजोबाई, इन्होंने सहज प्रकाश लिखा, सहजोबाई ने सहज प्रकाश लिखा, और विनय मल्लिका दयाबाई ने 2 लिखी थी, दयाबाई ने दया बहुत और विनय मल्लिका 2 लिखी थी, तो ये दोनों सही है। अब अंतर इनमें है, तो इस क्वेश्चन में या तो सी होगा या डी होगा, अभी तक हमें मिला नहीं है। हम आंसर की जो सामने निकालेंगे उसमें वो कंफर्म कर देंगे आपको कि सी और डी यही 2 हो सकते हैं, इसमें ए बी नहीं हो सकता, बिकॉज ए बी दोनों सही है और यहां हमें बताना है सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा आप, जनरली इसका आंसर ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसमें ए और बी तो बिल्कुल गलत है, आपका सी और डी में कुछ सही हो सकता है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे इसकी। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है, पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन करता है, पंचायतों के चुनाव का संचालन कौन करता है? पंचायतों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट कौन सा इलेक्शन? पंचायत इलेक्शन, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा विच रेफरेंस टू द रिकमेंडेशन ऑफ द अशोक मेहता कमेटी ऑन पंचायती राज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज
करेक्ट और इनकरेक्ट, मतलब 19 का। तो यहां पे आपका है पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, 19 नंबर पे। तो ये तो सही है। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण है तो खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए, ये गलत है आपका, ठीक है। इसमें केवल और केवल आपका 1 सही है, ठीक है। आंसर 1 इज राइट, ठीक, 2 इज रॉन्ग, ठीक, 1 ओनली। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश इज नॉट इंक्लूडेड इन द वेन्यू फॉर 11 मीटिंग ऑफ 200 सेशन ऑफ G20 ड्यूरिंग इंडिया प्रेसिडेंटी। तो मैं आपको बता दूं कि इसका 20 का जो इन्होंने कहा है कि 20 नंबर में नहीं इंक्लूड हो रहा है कानपुर ये इसमें 200 सत्रों में से किसी की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के स्थल के रूप में शामिल नहीं है। 11 बैठक स्थल जो है उनमें से कानपुर शामिल नहीं है, ठीक है, कानपुर शामिल नहीं है। 20 का बी सही होगा। चरक संहिता इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी चैप्टर्स एंड सेक्शंस। चरक संहिता कितने चैप्टर और सेक्शंस में डिवाइड की गई है? तो इसका सही उत्तर है 120 अध्याय और 8 खंड, ठीक है, 120 चैप्टर्स एंड 8 सेक्शंस, 120 चैप्टर्स एंड 8 सेक्शंस, इसमें ये करी गई है चरक संहिता, ठीक है। और फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 22 आता है। क्वेश्चन नंबर 22, ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ हाउ मैनी चैम्बर्स। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? ये क्वेश्चन नंबर 22 कहता है। इसका सही है केवल 4 चैम्बर्स होते हैं। ओनली 4 चैम्बर्स आर इन ह्यूमन हार्ट। हाउ मैनी रेलवे स्टेशन हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर मॉडर्नाइजेशन अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम इन उत्तर प्रदेश। फरवरी 2023 की एक स्कीम है अमृत भारत स्कीम इन उत्तर प्रदेश में, तो उसमें से कह रहा है कि कितने स्टेशंस की पहचान की गई है। तो इसमें हमारा सही जवाब है बी 149, ठीक है, हमारा सही जवाब है 23 का बी। औद्योगिकरण के लिए रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई, 149 रेलवे स्टेशन की पहचान करी गई है, ठीक है। अब आ जाइए आप 24 क्वेश्चन नंबर है, Which of the following mRNA vaccine used against COVID-19 infection? COVID-19 इन्फेक्शन में mRNA वैक्सीन कौन सी यूज की गई थी? तो ये मॉडर्ना की वैक्सीन थी जो हमारे यहाँ mRNA वैक्सीन पे बेस्ड थी। तो इसका सही जवाब होगा 24 का ए, 24 का ए सही जवाब होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है 25, इनसे बोलो आगे की क्वेश्चन 25 में क्या है क्वेश्चन नंबर 25। इन 1918 द यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा वाज फॉर्म्ड विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स। तो इसका आपका है 25 इंद्र नारायण द्विवेदी। संयुक्त प्रांत किसान सभा की गठन किसने किया था? इंद्र नारायण द्विवेदी। 25 का ए। सदानंद का भी उसमें रोल था, बट इंद्र नारायण द्विवेदी मेन फाउंडर थे, बाकी सदानंद का और स्पेशल रोल था उसमें, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे इंद्र नारायण द्विवेदी इज राइट आंसर। विच ऑफिसर वाज नोन एज भागदुगा ड्यूरिंग वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन। भागदुगा किसे जाना जाता था वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन में? क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, और इसका सही जवाब है बी रिवेन्यू कलेक्टर। भागदुगा को राजस्व जमा करने वाले अधिकारी के तौर पे जाना जाता था। देखिए सवाल हम देखते जा रहे हैं और मस्त बिल्कुल आपको आंसर्स मिलेंगे और बहुत ऑथेंटिक आंसर मिलेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। अभी आपका आधे 1 घंटे में हम पूरा पेपर ही सॉल्व करा देंगे बिल्कुल इजी वे में, ठीक है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अब यहां पे कह रहा है कि 27 नंबर में लिस्ट ए को लिस्ट बी से मिलाना है आपको, तो इसमें सही है कलेक्शन डी, ठीक है, इसमें आपका डी सही है। ए का 4, जो हमारा ए है उसका 4 सही है। आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग, बी का 3 सही है हमारा। आर्टिकल 315 लोक सेवा आयोग, और सी का 2 सही है हमारा। आर्टिकल 280 वित्त आयोग, और हमारा क्या बचा? जनजाति आयोग 38, ठीक है। तो ये हमारा सही है। इसमें बहुत कंफ्यूजन हो चाहिए, सबको ही लगभग आ रहा होगा। ये बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, ये आराम से आपका होने वाला सवाल है, ठीक है। तो अगले सवाल में आते हैं। यहाँ पे डी सही निकल गया ना आपका 27 में। 28 विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फाइनेंस सेक्टर।
फिस्कल मैनेजमेंट इन यूनियन बजट 2023, यूनियन बजट 2023 में हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। तो बोला कि कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा वाक्य सही है, बताइए क्या सही है इसमें। इसमें हमारा 28 में सही है डी, जीडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटा की राज्यों को अनुमति दी गई है हमारे किसमें, केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए, ठीक है, वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, फिस्कल डेफिसिट विल बी 3.5% ऑफ जीएसडीपी। ठीक, अब एक पुस्तक आती है मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो, राजा मिलिंद और बिच्छू के बीच संवाद है। ये सागर सर ने अपने अभी वीडियो हमारा है, आप यूपीएससी वाले चैनल में हमारे देखेंगे तो आपको दिखेगा, इसमें पूरी बात बताई थी 4-5 दिन पहले सागर सर ने वाला बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। मिलिंद पन्हो जो है वो किसके बीच का बात की गई है, क्वेश्चन नंबर 29, ये सी इसमें सही है, नागसेन, नागसेन और राजा मियंडर जो था उसके बीच की बात की गई है इस क्वेश्चन में, ठीक है, मिलिंद पन्हो। फिर इसके बाद हमारा अगला सवाल आता है, हु एमंग द फॉलोइंग ऑथर द बुक स्पेयर, स्पेयर नाम की बुक के लेखक कौन है, क्वेश्चन नंबर 30। तो इसके लेखक हैं किंग चार्ल्स। आपको पता है ना किंग चार्ल्स को अभी अभी क्या बनाया गया है, ब्रिटेन का, आपको थोड़ा अंदाजा लगाना चाहिए, तुक्के मारना होता है ना, तो भी आपको इस बात को समझना चाहिए कि क्या चीज असल में चर्चा में है। तो ये चर्चा में था, तो यू हैव टू नो दिस थिंग, किंग चार्ल्स वाली बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो किंग चार्ल्स इसके क्या थे, पहले ये बुक के लेखक है किंग चार्ल्स स्पेयर के, ठीक है। फिर हमारा 31 क्वेश्चन नंबर आता है, गिवन बिलो और टू स्टेटमेंट, ठीक, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज रीजन, एक को असर्शन था एक को रीजन। अब बोला है कि कितने चीता यहाँ पे इंडिया में लाए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है आपका। तो इसमें पूछा गया है साउथ अफ्रीका से। देखिए हम जनरली गलत क्यों करते हैं, हमें नामीबिया वाला याद रहता है, जबकि हम यहाँ साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं। तो फरवरी 23 में 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से लाए गए, यस इट इज ट्रू, 12 चीते लाए गए। चीता की आबादी सुधारना भारत की प्राथमिकता है, बिल्कुल इसी रीजन के बेस पे हम ये 12 चीते लाए हैं, क्योंकि चीतों की आबादी हमें सुधारनी है, ठीक है। तो ये हमारे दोनों सही है, इसमें सी सही आएगा, ए आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है, ठीक। तो बोथ आर राइट, करेक्ट एंड राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ अनदर। हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, 32 क्वेश्चन नंबर है, कह रहा है विच रेफरेंस टू द डीकिन यूनिवर्सिटी, डीकिन यूनिवर्सिटी विच आर फॉलोइंग इज आर करेक्ट। डीकिन यूनिवर्सिटी के बारे में बताना है, डीकिन विश्वविद्यालय यह एक स्वतंत्र परिषद के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विश्वविद्यालय है, ठीक है, पहला विदेशी विश्वविद्यालय है जो स्वतंत्र परिसर के माध्यम से पेश कर रहा है। इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जाए, नहीं इसको महाराष्ट्र में स्थापित नहीं किया जा रहा है, ये गलत है, तो हमारा यहाँ पे ए सही है, ठीक है। डीकन यूनिवर्सिटी स्वतंत्र पहला विदेशी विश्वविद्यालय है जो इंडिया में स्टार्ट किया जा रहा है, डीकन यूनिवर्सिटी, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं और ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है, ये कह रहे हैं ये, ठीक है। 33 क्वेश्चन नंबर है, 7 पंखुड़ियों वाला कमल प्रतीक चिन्ह में है। दूसरा, प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियां 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती है, ये भी लॉजिक का सवाल है। 7 पेटल्स ऑफ जो लोटस है वो 7 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है, यस इट्स लॉजिकल, सही है। तो ये आपकी 7 पंखुड़ियां 7 महाद्वीप दोनों चीजें सही हैं, तो इसका आपका बी आंसर होगा, बी इज राइट, ठीक है। फिर 33 के बाद आता है 34, हु एमंग द फॉलोइंग द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा। फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा थी मीरा कुमार। मीरा कुमार इज अ फर्स्ट लोकसभा, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा। फिर आपका 35 क्वेश्चन नंबर आता है, 35 क्वेश्चन नंबर में है हमारा, थोड़ा इसमें भी 35 क्वेश्चन नंबर का तो भी कंफ्यूजन है, हम आपको बता देंगे। 35 क्वेश्चन नंबर, अभी इसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, हम आपको इसको करा देंगे। अभी इसको एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर ही नहीं मिला हमें, ठीक है, तो अभी इसको हम लोग कर लेंगे, जो आपके आंसर की शाम तक देंगे हम उसको कर लेंगे, ठीक है। तो इसको अभी आप स्टार बना के रखिए, ठीक। 36 क्वेश्चन नंबर में आ जाते हैं हम लोग। 36 है हमारा, कंसीडर द रीजन ऑफ फॉलोइंग पेशवाज एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, तो इसमें हमारा पहला जो है बालाजी विश्वनाथ है, बिल्कुल सही बात, पहले बालाजी विश्वनाथ आएगा। फिर हमारा आएगा बाजीराव, फिर हमारा आएगा माधवराव,
देन हमारा आएगा नारायण राव। ठीक है, तो हमारा ए सही है, इसमें हमारा ए सही है। अब हम अगले में आते हैं 37 क्वेश्चन नंबर में। Which one of the following is the largest coal producing center of Ukraine? देखो ये भी आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए, बे मतलब आप ऐसे क्वेश्चन गलत करके थे। अभी मैंने अपनी क्लास में पूरी डिबेट बताई थी कि हाउ रसिया कैसे यूक्रेन को कंट्रोल कर रहा है, क्यों कंट्रोल कर रहा है। तो इन सब रीजंस का मीनिंग होता है। जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं कि रसिया आखिर डोनेट्स्क बेसिन पे ही क्यों कब्जा करना चाहता है, तो आपको पता होगा डोनेट्स्क बेसिन पे हमने क्लास में बहुत डिस्कस किया है। डोनेट्स्क का मतलब ही होता है कोल, ठीक है, और डोनेट्स्क बेसिन पे इसलिए कब्जा करना चाहता है क्योंकि यहाँ कोयला बहुत ज्यादा है, और कोल अगर ज्यादा है तो रसिया कब्जा करना चाहता है। तो आप इस बात को अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सवाल आना स्वाभाविक था। हमने इक्वेटर की बात करी थी, इक्वेटर इसका मतलब कोल कहां होगा, कोल वहीं होगा, हमेशा कोयला वहां होगा जहां से कभी ना कभी इक्वेटर गुजरी होगी। अगर इक्वेटर गुजरी होगी तभी तो हार्ड वुड होगा। हार्ड वुड से क्या बनता है, कोल। अब कोल अगर, इसका मतलब कि ये पार्ट कभी इक्वेटर पे था, जो वेगनर के सिद्धांत को प्रूफ करता है। तो यहां पे क्या सही होना चाहिए, डोनेट्स्क बेसिन जो है हमारा, ये सबसे बड़ा कोल रीजन है, और रसिया वांट टू कैप्चर दिस फ्रॉम यूक्रेन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो हमें इस चीज को ध्यान देना होगा कि भाई कैसे कैसे चीजें चलती रहती हैं। तो आप लोग इस चीज पे बढ़िया से काम करिए, और पढ़ते वक्त ध्यान रखिए, ये सब सवाल सही किए जा सकते हैं आसानी से। पढ़ते वक्त इन सब सवालों का ध्यान रखा करिए, क्योंकि ये सवाल आसानी से सही किए जा सकते हैं, और अगर आप इन सवालों को गलत करने लगे तो आपका गड़बड़ा जाएगा सारा सिस्टम। ठीक है, सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो ऐसे सवाल सही होते हैं तो आपको वेटेज मिल जाता है, क्योंकि इनके लिए पढ़ना नहीं पड़ता, थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करना होता है, बस, नथिंग एल्स। ठीक है, अब आ जाइए आप 38 क्वेश्चन नंबर में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ओशन सैलिनिटी इज मैक्सिमम एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। इफ द सन, द अर्थ एंड द मून आर इन स्ट्रेट लाइन देन दिस सिचुएशन इज स्मॉल टाइड। आपको मैंने क्या बताया था, मैंने सिजगी की सिचुएशन बताई थी कि जो भी सन मून, ये इसमें क्या होगा, इसमें स्ट्रॉन्ग टाइड आएगा, ना कि आपका स्मॉल टाइड, स्ट्रॉन्ग टाइड आएगा। ठीक है, हमने ये बहुत बढ़िया से पढ़ा था। तो ये आपका रॉन्ग हो गया, बी तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि आपको बताना है बेंगुला करंट जो है, बेंगुला की धारा कोल्ड करंट है पैसिफिक ओशन की। बेंगुला पैसिफिक ओशन की कोल्ड करंट है। आप बताइए बेंगुला करंट क्या है, ये आपका आसान सा सवाल है। बेंगुला करंट किस ओशन में आती है, बेंगुला करंट आप किस ओशन में आती है, अटलांटिक ओशन की करंट है बेंगुला करंट। तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। अब आपका टाइड कम्स ऑन द अर्थ एवरी डे आफ्टर एग्जैक्टली, नो, हमने ये बात पढ़ी थी कि एग्जैक्टली नहीं होता, एग्जैक्टली नहीं होता, हमने बात पढ़ी थी। एग्जैक्टली होना चाहिए बट एग्जैक्टली नहीं होता है, कुछ डिले 12 आवर 26 मिनट के, तो 4 मिनट के डिले के साथ आते हैं। तो अगर डिले के साथ आएगा तो आपका क्या होगा, आपको ये सवाल भी गलत। तो ये आपका सही क्या हुआ, ये। अब सैलिनिटी सबसे ज्यादा यहीं क्यों होती है, आपको पता है, इक्वेटर पे हो नहीं सकती क्योंकि इक्वेटर पे बहुत तेज बारिश होती रहती है ना, इक्वेटर पे बहुत तेज बारिश होती रहती है। तो इसलिए यहां पे इक्वेटर पे ये नहीं आ पाता है, यहां पे ज्यादा आता है, तो ज्यादा सैलिनिटी हो जाती है। ठीक, आगे चलिए। हु ऑथर द बुक चैलेंज ऑफ द वर्ल्ड पॉवर्टी, चैलेंज ऑफ द वर्ल्ड पॉवर्टी बुक के लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब है गुन्नर मिल्डल। गुन्नर मिल्डल जो है, ये सही जवाब है सी, 39th का सी, गुन्नर मिल्डल इज अ राइट आंसर। ठीक, गुन्नर मिल्डल इज अ राइट आंसर 39 का। क्या बुक का नाम है, द चैलेंज ऑफ द वर्ल्ड पॉवर्टी। ठीक, और आ जाइए विद रेफरेंस टू द ईवी रामास्वामी नायकर। रामास्वामी नायकर का नाम सुना है, केरल के रिफॉर्मिस्ट थे। ईवी रामास्वामी नायकर वाज द रिफॉर्मिस्ट ऑफ द केरला। ईवी रामास्वामी नायकर वाज द रिफॉर्मिस्ट ऑफ द केरला। तो ये ईवी रामास्वामी नायकर ने जो के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उनके बारे में हमें बताना है। ठीक है, ईवी रामास्वामी नायकर के कुछ स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट, उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। ठीक है, नायकर ने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था। Yes, he is a very prominent person and he took part in
असहयोग आंदोलन, ही टेकन पार्ट इन असहयोग आंदोलन 40, क्वेश्चन नंबर 40। तो इसका सही जवाब है पहला, तो सही हो गया। उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी। ही ड्रॉप्ड कांग्रेस इन 1915, यस ये भी जवाब सही है। तो आपका क्या होगा, ए और दोनों सही का प्रश्न चयन करना था। तो 1 and 2 बोथ। नायकर पार्टिसिपेटेड इन असहयोग आंदोलन एंड ही क्विट द कांग्रेस इन 1925। E. Ramaswamy Naicker is a very famous personality, very famous person who is remembered for the Dalit movement and many other things। तो ये सारी चीजें आपको इस पे ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 41। दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड पास द वर्ल्ड्स फर्स्ट लॉ टू बैन स्मोकिंग, कब तक? तो न्यूजीलैंड का गोल है 2025 तक स्मोकिंग को बंद करने का, ठीक है। 2025 तक 5% से भी नीचे लाना है बेसिकली, है ना। 2025 तक 5% के नीचे लाना है। तो ये 2025 का गोल जो है स्मोकिंग का सही है इसमें, ठीक है। तो हमारा इसमें ए सही होगा। प्लेन ऑफ विच एयरलाइन क्रैश्ड इन नेपाल, नेपाल में किस एयरलाइंस का प्लेन क्रैश किया? ये 42 है। यति एयरलाइंस जो है हमारी, यति एयरलाइंस का प्लेन था एक, वो नेपाल में क्रैश किया। तो 42 का सी सही है। 43, व्हाट वाज द इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड्स ग्रीन हाउस गैस इमिशन इन 2022? 2022 में इंडिया की वर्ल्ड ग्रीन हाउस इमिशन में रैंक क्या थी? 43 का। ये भी सवाल थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, क्योंकि हमें एक कुमुलेटिव रैंक होती है, एक रैंक हमारी बिना कुमुलेटिव होती है। इसका आंसर देखे हो 43, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हम अभी थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं कि 2022 में इंडिया की रैंक क्या थी, इसको स्टार बना लेते हैं। आप लोग नोट करते जाइए, लास्ट में मैं पूछूंगा तो आप मेरे को बताते जाना, मैं इसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। अ जियोग्राफिकल यूनिट दैट कलेक्ट्स, स्टोर एंड रिलीज वाटर इज कॉल्ड, दैट कलेक्ट, स्टोर्स एंड रिलीज्ड वाटर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? जियोग्राफिकल यूनिट जो वाटर को कलेक्ट करती है, रिलीज करती है और भंडारण करती है, उसे क्या बोलते हैं? भौगोलिक ऊंचाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है और पानी छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं? जल विभाजक, ठीक है। वाटर शेड, वाटर शेड का मतलब होता है दोनों तरफ से एक रिवर की वैली होती है, उस रिवर वैली में पूरा वाटर आके कलेक्ट होता है, ठीक है। तो ये रिवर की वैली होती है, ठीक। तो हम लोग ऐसे करके अभी क्वेश्चन करते हैं आगे और ज्यादा। आप अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर दीजिए, सब लोगों को ग्रुप्स में डाल दीजिए, जो भी ग्रुप हैं उन सब में, कि हम लोग आंसर की डिस्कस कर रहे हैं। अगला हमारा आ रहा है विद रिफरेंस टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 आ रहा है हमारा, विद रेफरेंस टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। तो इसका सही ऑप्शन है शी, केवल एक। मानव विकास सूचकांक भारत की श्रेणी 2020 में 30 देशों 130 से उन्नत होकर 132 हो गई है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हैज अपग्रेडेड फ्रॉम 130 इन 2020 टू 132 इन 2020। देखिए अपग्रेडेड का मतलब क्या है, ये गलत है, अपग्रेडेड नहीं होगा इसमें, इसमें डाउनग्रेडेड होगा, तो ये रॉन्ग हो गया आपका। इंडियाज रैंक ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 स्टिप्ड फ्रॉम 130 टू, हाँ तो इसमें क्या है हमारा 2 सही है, ओनली 2, सी ना होके इसमें डी केवल सही है, ठीक है। ओनली 2, स्ट्रिप्ड मतलब नीचे आ गया है, गिरी है, बढ़ी नहीं है, उन्नत थोड़ी ना हुई है, तो ये गलत हो गया, गिरी है, तो इसमें आपका डी सही होगा। 45 में डी सही होगा, 45 में आपका डी सही होगा। 46 में आइए आप, 45 डी, 2 ओनली। Which one of the following is not true about the total outlay in union budget? यूनियन बजट के टोटल आउटले के बारे में क्या सत्य नहीं है, ये इसमें बात करी गई है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 46 जो है वो बी इसमें सत्य नहीं है। सब्सिडी जो है हमारी 9% नहीं है आउटले का, ठीक है। यूनियन बजट में सब्सिडी 9% नहीं है। 46 का हमारा जो सही नहीं है वो है बी। डिफेंस कितना है हमारा? डिफेंस लगभग 8% है,
ठीक है, हमारा डिफेंस जो है लगभग 8% है इन बजट। डिफेंस आउटले इन बजट में 2023 कितने परसेंट है? ये लगभग हमारा ये जीडीपी का है, हमारा जीडीपी की बात करें तो लगभग 2% के आसपास है, ठीक है। और बजट की बात करें, परसेंटेज ऑफ बजट, तो बजट के परसेंटेज की बात करेंगे तो ये हमारा क्या हुआ इसमें? सब्सिडी 9% नहीं है, सही नहीं बताना है, सब्सिडी 9% नहीं है। 47 क्वेश्चन नंबर में आ जाइए। 47 जो क्वेश्चन नंबर है वो पूछता है, सुमेलित करें दो को, क्या क्या सिद्धांत दिए? जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? समायोजन सिद्धांत किसने दिया? मल एडजस्टमेंट थ्योरी किसने दी? इस तरह के सिद्धांतों की बात 47 क्वेश्चन नंबर करता है। इसका सही ऑप्शन है ए का जो है वो 3 है। एडविन केनन ने उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत किया था। सामाजिक असमायोजन सिद्धांत दिया था। बी का 4 है, बी का 4 है, जॉर्ज हेनरी जॉर्ज ने दिया था। सी का जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत जो है वो आपको पता है किसने दिया? सी का 1 थॉमसन ने दिया। और खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत माल्थस ने दिया। तो इस हिसाब से क्या सही हुआ हमारा? सी इज राइट, सी इज राइट, नॉट 1, सी इज राइट, ठीक है। 48 क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 में आइए। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? Which of the following is an insectivorous plant? इनमें insectivorous plant कौन सा है? 48 का डी, नेफेंथिस इज अ insectivorous plant, नेफेंथिस इज अ insectivorous plant, तो जो डी है इसका सही है। 49 द रिवर सिचुएटेड अलॉन्ग द बॉर्डर बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड मैक्सिको, ये हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, क्लास में भी पढ़ा है। रियो ग्रांडे रिवर, रियो ग्रांडे रिवर हम लोगों ने वर्ल्ड मैप में पढ़ा था, आपको याद होगा। रियो ग्रांडे रिवर जो है वो सेपरेट करती है यूएस को किससे? मैक्सिको से। यूएस को मैक्सिको से सेपरेट करती है रियो ग्रांडे। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 50 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पासेज स्टेट यूटीज करेक्टली मैच? ये कह रहा है कौन सा पास कहां पे है? तो नीति यस उत्तराखंड में है, आगिल अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। माना और नीति दोनों कहां है? उत्तराखंड में। दिफू जो है लद्दाख में नहीं है, ठीक है। तो हमारा ये सही निकल गया, पहला ही सही मिल गया, सही सुमेलित है पहला। नीति जो है उत्तराखंड में, नीति माना दोनों उत्तराखंड में। ट्रॉफिक लेवल आर फॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिजम्स लिंक्ड इन द फूड चेन, एनिमल्स, कार्निवल्स, एनिमल, प्लांट ओनली। नो, खाद्य श्रृंखला में जीवों का संबद्ध होना ही क्या है? एक जीव दूसरे जीव को खाएगा, ये संबद्ध होना, ये बताना ही है क्या? ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन फूड चेन, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में जीवों का संबद्ध होना ही क्या है? फूड चेन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 52 में आइए। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है? बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन बजट डिपार्टमेंट 2023-24 एलोकेशन अमाउंट अप्रॉक्स इज करेक्टली मैच्ड? कह रहा है किस मंत्रालय का करेक्टली मैच्ड है इसमें? क्वेश्चन नंबर 52 में तो ये करेक्टली मैच है बी। स्वास्थ्य मंत्रालय को 89,155 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं, ठीक है। 89,155 करोड़ रुपए हेल्थ मिनिस्ट्री को एलोकेट किए गए हैं। फिर हमारा आ जाता है अगला आपका 53 क्वेश्चन नंबर। 53 क्वेश्चन नंबर में आप आइए और देखिए इसको कि क्या इसमें सही होगा। 53 क्वेश्चन नंबर में with reference to the posts in secretariat, post in secretariat of the parliament which following our statement is correct? पार्लियामेंट की जो सेक्रेटरीट है वहां पे कुछ पोस्ट के बारे में दिया गया है और कह रहा है क्या क्या सही है इस पोस्ट में। 53 संसद के सचिवालय में, संसद के प्रत्येक सदन में
संसद के प्रत्येक सदन में के सचिवालय के लिए सम्मानित पदों को सृजित किया जाता है। यस, सही बात है। संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को नियुक्त करने का अधिकार होता है। यस, संसद कुछ भी कर सकता है। तो इसमें क्या सही होना चाहिए? 1 and 2 बोथ आर राइट, बोथ आर राइट। आपको संसद में रिसर्च ऑफिसर, बहुत सी अच्छी अच्छी पोस्ट होती हैं। यू शुड ऑल्सो नो अबाउट दिस पोस्ट। आप इन पोस्टों को समझिए, इन पोस्टों को जाके देखिए और उस पर आप, बड़ी अच्छी पोस्ट है, अप्लाई करिए, नौकरी के लिए ज्वाइन करिए, बड़ी अच्छी पोस्ट है ना। रिसर्च ऑफिसर वगैरह बहुत ऊपर तक जाते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी रैंक तक। तो 54 क्वेश्चन नंबर, ऑन 25 दिसंबर 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एक्सटेंडेड मैंडेटरी पार्लियामेंट्री सर्विस फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए मिलिट्री सर्विस को मस्ट किया गया। इंडिया में भी कहते हैं देश सेवा करिए, 1 साल के लिए मैंडेटरी किया गया है। किस देश द्वारा? तो ये सही जवाब है ताइवान। 54 का सही जवाब है ताइवान। ताइवान ने अपने देश में क्या किया है? ताइवान किस पे क्लेम करता है? चाइना इस पे बहुत ज्यादा क्लेम करता है। चाइना से कि भाई मेरा हिस्सा है, चाइना कहता है कि ताइवान इज मेरा हिस्सा है, ठीक है। तो ये ताइवान इसका सही जवाब है। फिर हमारा 55 क्वेश्चन नंबर है, हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस नॉवेल ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड। ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड मतलब ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया है और इसके लेखक कौन है ये पूछा गया है। तो इसकी लेखक है अनुराधा रॉय। अनुराधा रॉय जो है वो इसकी लेखक हैं ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड की। विच टाइप ऑफ वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डिफ्थीरिया। डिफ्थीरिया के अगेंस्ट में कौन सी वैक्सीन प्रोटेक्ट करती है? क्वेश्चन नंबर 56 है। तो इसका सही जवाब है सी। इसका सही जवाब है टैक्सोइड। टॉक्सोइड जो वैक्सीन होती हैं वो डिफ्थीरिया से बचाते हैं। डिफ्थीरिया से बचाने वाला टीका है टैक्सोइड, ठीक है। डिफ्थीरिया से बचाने वाला टीका जो है वो टैक्सोइड है। टॉक्सोइड बोला जाता है इन टीकों को जो डिफ्थीरिया से बचाते हैं, ठीक है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। द एक्वाटिक प्लांट कम्युनिटी यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर इज वाटरलॉक्ड राइस फील्ड इज। राइस फील्ड में, वाटरलॉक्ड राइस फील्ड में जो है उसमें कौन सी है जो हमें बायो फर्टिलाइजर के तौर पे यूज कर सकते हैं? एजोला वी कैन यूज एज बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। चलो आगे आओ। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज रीजन। एक को रीजन बोला गया है, दूसरे को असर्शन बोला गया है। तो उनको आपको 58 क्वेश्चन नंबर देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है। तो पहला है, कह रहा है किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार करने का एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते। कह रहा है द प्रेसिडेंट कैन रिकमेंड टू द पार्लियामेंट टू चेंज द बाउंड्री of any state after seeking views of the concerned legislature of that state। तो ये जो है आपका ये सही है। पहला जो है हमारा रीजन हमारा सही है, ठीक है। रीजन हमारा सही है, असर्शन हमारा सही है। अब रीजन पे आते हैं। रीजन क्या कह रहा है? रीजन कह रहा है राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। तो ये भी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 58 में ये भी हमारा सही है कि अनिवार्य नहीं है, ठीक है। बट ये दोनों सही है, बट ये सही व्याख्या नहीं है। इससे क्या लेना देना इस बात का? तो ये सही व्याख्या नहीं है, तो इसमें ये सही होगा ए, ठीक है। ए इज ट्रू, ठीक। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? कौन सी ऐसी गैस है जो आपको हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? तो हमारा इसका सही जवाब है 59 का बी, नाइट्रस ऑक्साइड। और आपको पता है ये बहुत बड़ी ग्रीन हाउस गैस है, GHG भी है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है एक तरह की GHG भी है। क्योटो प्रोटोकॉल में इसको कम भी करना है। लॉफिंग गैस भी बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को है ना। क्योटो प्रोटोकॉल में इसको कम भी करना है ना। तो कई बार ऐसे सवाल ऐसे पूछा है, आगे सवाल दूसरी तरह से पूछ सकता है। कहेगा कि विच गैस इज N2S के बारे में बताएं, कह देगा N2S के बारे में बताएं, फिर एक दे देगा, कहेगा कि ये ग्रीन हाउस गैस है, इसे लॉफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है।
ऐसे भी कह सकता है, कह गए क्योटो प्रोटोकॉल में इसको कम करना है, इस तरह की अजीब अजीब सवाल बनाने वाला बना सकते हैं। तो आपको हमेशा पढ़ते वक्त ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है ना। देखो गवर्नमेंट एग्जाम बोल रहे हैं सर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ सम्राट बोल रहे हैं ग्रुप में डाल दिया गया है, ग्रुप में डाल दीजिए, हर जगह सब जगह डाल दीजिए ताकि लोग देख पाएँ, लाइव सेशन चल रहा है, कि जल्दी से जल्दी उनको आंसर की मिल पाए और वो इस चीज़ को समझ पाए। और बाकी लोग भी कमेंट करते रहिए भाई, कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग, आपके कितने सही हो रहे हैं सब बताइए आप लोग, है ना। हमारा क्वेश्चन नंबर अब 60 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, हु वॉज द लीडर ऑफ रिबेलियन इन बरेली उत्तर प्रदेश। बरेली में कौन रिबेलियन का लीडर था। आपको पता होना चाहिए कि खान बहादुर खान। हजरत महल कहाँ थी, बेगम हजरत महल लखनऊ में थी, नाना साहब कानपुर में थे, कुंवर सिंह बिहार में थे। तो क्या उत्तर बचा, खान बहादुर खान, ये बरेली में थे। ठीक है, बरेली में खान बहादुर खान बरेली में थे। तो ये आप लोगों को पता ही होगा, ये सरल सवाल था, थोड़ा मॉडरेट, मतलब ये तो सरल था, मॉडरेटली भी नहीं कहेंगे टफ, सरल सवाल था। कुछ टफ है, हिस्ट्री के सवाल थोड़ा ज़्यादा टफ है, खासकर एंशिएंट और ये जो बीच में पोएट्री लिटरेचर वाले सवाल हैं वो इस पेपर में मुश्किल, इसलिए कट ऑफ अभी हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे। आप लोग बने रहिए साथ, हम लोग कट ऑफ को भी प्रेडिक्ट करेंगे अभी कि कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है, 61 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 20 का हिस्सा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 61, तो इसका सही जवाब है सी, प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर। प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर ये आर्टिकल 20 का हिस्सा नहीं है। यातना के विरुद्ध निषेध जो है ये आर्टिकल 20 का हिस्सा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन इसका सी सही है। अगला आ जाओ 62 विद रेफरेंस टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है। तो इसमें कह रहा है महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हत होगा। ये बात सही है, ये बात सही है। 62 की पहली बात तो सही है। ठीक है, ये सही है। महान्यायाधीश उसके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, नहीं। जनरली आपने देखा होगा जब सरकारें गिरती हैं तो महान्यायवादी को अपने आप हटा दिया जाता है। सरकारें जब गिरती हैं तो महान्यायवादी को अपने आप हटा दिया जाता है। ठीक है, तो महान्यायवादी को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जैसी नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, केवल डी, केवल डी सही हुआ। देखो ये सब सवाल भी टफ नहीं था, अगर आप थोड़ा भी सुनते रहते हैं तो आपको ये पता होगा। और अटॉर्नी जनरल के बारे में बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, एक बार नहीं। ये मतलब वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का। ठीक, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है पूरा। अगला आ जाइए 62 के बाद 63 बाय विच ईयर द टारगेट ऑफ द पॉपुलेशन स्टेबिलिटी हैज बीन फिक्स्ड। पॉपुलेशन स्टेबलाइज करने का टारगेट हमने कब फिक्स करा है, क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है। तो ये हमारा है वर्ष 2047 वो 45 2045 तक हमने क्या कहा है कि हमें अपनी पॉपुलेशन को स्थिर कर लेना है, अर्थात जनसंख्या वृद्धि को रोक लेना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 63 हो गया। क्वेश्चन नंबर 63 के बाद देखो जनसंख्या से दो सवाल आ गए, एक पीछे जनसंख्या के सिद्धांतों से सवाल आया, दूसरा जनसंख्या से यह सवाल आ गया कि जनसंख्या को स्टेबलाइज कब तक करना है। तो दो क्वेश्चन हमारे हो गए इससे। ठीक है, अब आगे आ जाइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स शेड्यूल सब्जेक्ट इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा इनमें शेड्यूल है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो आपको पता है नाइन्थ शेड्यूल यहां पे पूछ रहा है, नहीं ये करेक्टली मैच नहीं है। आपको पता है 9th शेड्यूल में क्या है, आपको पता है। ठीक है, और तीसरी यस मैच है, चौथी मैच है, 8वीं मैच है। ठीक है, और 10वीं भी मैच है, दल बदल परिवर्तन। 9th शेड्यूल में क्या डाला गया है, 9th शेड्यूल में आपको पता है कि वो रूल्स डाले गए हैं जिनको कि पार्लियामेंट ने रूल बनाया तो उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। तो इस तरह की चीजें डाली गई थी 9th शेड्यूल में। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थी और ये 9th शेड्यूल थी जो एक्स्ट्रा जोड़ी गई थी नेहरू गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। आप लोगों को पता होगा ये सब बात, मुश्किल बात नहीं है, आसान बात है।
फिर आया मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। कह रहा है कि जो एसडीजी दिए गए हैं उनको मैच करना है आपको। क्वेश्चन नंबर है हमारा 65 क्वेश्चन नंबर में एसडीजीज को मैच करने की बात की। एसडीजी कब आए आपको पता है, इसके पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हुआ करता था। सन 2000 में हमारे पास आया एमडीजी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, और फिर एसडीजी का कॉन्सेप्ट 2015 तक के लिए था। फिर 2015 से 2030 के लिए हमारे पास क्या आया, एसडीजी का कॉन्सेप्ट, अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का कॉन्सेप्ट, एमडीजी और एसडीजी के कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपको ये भली भांति याद होगा। तो अब आगे इसमें मैच करना है हमें, है ना, हमें इसमें मैच करना है कि कितने एसडीजीज हैं हमारे, बताइए टोटल एसडीजी कितने हैं, 17, ठीक है। उनमें से कुछ एसडीजी के यहाँ नाम दिए गए हैं और बोला गया कि भाई ये बताओ कि कितने एसडीजी कौन सा है, नंबर एसडीजी नंबर कौन सा है और असली सही एसडीजी क्या है। तो इसमें हमारा ए को अगर मैं देखूं, ए, तो ए का हमारा कौन सा सही है, एसडीजी 10 के अंदर है असमानताओं में कमी। एसडीजी 10 के अंदर है हमारा असमानताओं में कमी, है ना, असमानताओं में कमी हमारा एसडीजी 10 के अंदर है। और हमारा एसडीजी 13 के अंदर है जलवायु क्रिया, क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन इज इन एसडीजी 13। एसडीजी 14 में हमारा है पानी के नीचे जीवन, लाइफ अंडर वाटर, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर, ठीक है। और इसके पहले, इसके बाद क्या है, लाइफ ऑन लैंड, लाइफ ऑन लैंड। तो इसमें हमारा क्या सही है, 65 में डी सही है। डी का क्या है, 2, डी का 2, डी का 2, है ना। तो ये हमारा डी का 2 है, तो ये हमारे सही हो गए डी। डी ऑप्शन इज राइट, यहां पे डी ऑप्शन जो है वो सही है। आगे आ जाइए। विच एमंग द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल सिल्क। कह रहा है जो प्राकृतिक रेशम होता है उसके संगठक या घटक कौन कौन से हैं। प्राकृतिक रेशम के घटकों के बारे में सवाल पूछ रहा है यहाँ पे। प्राकृतिक रेशम के घटक कौन कौन से हैं। प्राकृतिक रेशम के घटक के तौर पे फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम। अर्थात इनमें से क्या प्राकृतिक रेशम में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब है 6 का सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज अ प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल, नाइट्रोजन इज अ प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल सिल्क। नेचुरल सिल्क का एक बढ़िया वो जो हिस्सा है ये क्या है, हमारा नाइट्रोजन है, ठीक। आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 क्या बात कर रहा है, निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया गया। हमारे जो भारतीय मूल के ऋषि सुनक आप जानते होंगे, नारायण मूर्ति के दामाद है, उन्होंने किस बात के आधार पे अपने वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया, वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया। तो आप लोगों को ये स्टोरी थोड़ा थोड़ा तो पता होगी कि वित्त मंत्री नदीम जहावी को क्यों हटाया 67 में। तो 67 का टैक्स स्कैंडल एक हुआ था वहां पे, ब्रिटेन में एक टैक्स स्कैंडल हुआ। तो टैक्स स्कैंडल में मेनली इन्वॉल्व पाए गए नदीम जहावी, इसलिए नदीम जहावी को हटा दिया गया। किसके द्वारा, ऋषि सुनक के द्वारा। ऋषि सुनक ने नदीम जहावी को टैक्स स्कैंडल की वजह से हटा दिया था। तो ये करंट अफेयर्स में पढ़ाया भी गया है यहाँ पे, आप लोगों को देखेंगे वीडियोज हमारे करंट अफेयर्स के। तो बहुत से सवाल हमारे पीसीएस के करंट अफेयर्स वाले चैनल में और यूपीएससी में जो कन्वेंशनल जीके उस सबसे बहुत से ज्यादा सवाल मिल रहे हैं। द इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर इज बीइंग सेट अप व्हिच स्टेट। कह रहे हैं इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर किस स्टेट में बनाया जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन नंबर 68 का सही जवाब है हरियाणा। भारत किस राज्य में, हरियाणा में। तो ये हरियाणा में वी विल मेक द इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर की स्थापना हम लोग करेंगे हरियाणा में, ठीक है। फिर माउंट न्यूमैन इज फेमस विच ऑफ द फॉलोइंग। माउंट न्यूमैन किस लिए फेमस है, माउंट न्यूमैन किस लिए फेमस है, तो आप पाएंगे लौह अयस्क। माउंट न्यूमैन इज फेमस फॉर आयरन ओर। माउंट न्यूमैन इज फेमस फॉर आयरन ओर, ठीक। आयरन ओर के लिए माउंट न्यूमैन फेमस है।
देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 मतलब लगभग हाफ क्वेश्चन तक पहुंच गए हम लोग। नेहा सोनकर कुछ पूछ रही हैं, नेहा सोनकर पूछ रही हैं एंड कि किस चीज का फॉर्म डाल सकते हैं हम, जरा स्क्रीन को बड़ा करो भाई, देखें हम नेहा क्या पूछ रही हैं। हाँ, नेहा पूछ रही है ARO एंड BEO का फॉर्म डाल सकते हैं सर जी। B.Ed सेकेंड है, सेकेंड ईयर है, सेकेंड है क्या है? अच्छा B.Ed सेकेंड ईयर है आपका, तो उसके बारे में पूछ रही है नेहा। नेहा फॉर्म क्यों नहीं डाल सकते? आप एलिजिबल होते हैं तभी तो BA के बाद ही B.Ed में जाते हैं, तो आप वो भी डाल सकते हैं, नो इशू है ना। ARO कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। BEO का देखना पड़ेगा, BEO में अपीयरिंग में देने देते हैं कि नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा नेहा, ठीक है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी नहीं है? स्वैच्छिक समाज सेवा जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, पहले देखने से ही पता चल रहा है कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, बाकी तो सब है, परिवहन, खेती, नौकरी, सब इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और ये हमारी जो है वॉलंटरी सोशल सर्विस इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। वॉलंटरी मतलब आप कुछ चार्ज नहीं कर रहे, इफ यू आर नॉट चार्जिंग देन इट्स नॉट अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर आप चार्ज नहीं कर रहे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है ना। तो आप देखते रहिए, बने रहिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए इससे कि भाई आइए अपना पेपर देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो अगला हमारा सवाल है, विद रेफरेंस टू द पुराणाज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पुराण के संबंध में कौन कौन से कथन सही है, गलत है? क्वेश्चन नंबर 71 में हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट हाफ क्वेश्चन में हम लोग पहुंच गए हैं, हाफ रेस बची है और कर लेते हैं उसको, इस रेस को जीत लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है, विथ रेफरेंस टू द पुराणाज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पुराण के संबंध में, ये पूछा है इसमें 71 में। तो पहला स्टेटमेंट क्या, इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉडर्न डायनेस्टी इज फाउंड इन द विष्णु पुराण। यस, विष्णु पुराण में मॉडर्न डायनेस्टी मिलती है, ट्रू, ठीक है। फिर दूसरा है वायु पुराण गुप्त वंश की, ये तो आपने बहुत पढ़ा होगा, यूपी पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। वायु पुराण गुप्त वंश का शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। तो विष्णु पुराण मौर्य वंश, वायु पुराण गुप्त वंश, ठीक है। तो ये दोनों सही है, अर्थात 1 और 2 दोनों सही होगा। 71 क्वेश्चन नंबर में 1 और दोनों 71 में A और B दोनों ट्रू होगा, ठीक है। ये आप अगर कोई भी किताब पढ़े होंगे सिंपल से, तो इनका तो पक्का ही आपको पता होगा, है ना। गुप्तों का, मौर्यों के बारे में भले आपको ना मिला हो उतना, लेकिन गुप्तों के बारे में आपको 100% मिलेगा, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ईयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सी स्कीम है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है ना, वो स्कीम और उसका ईयर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 72। तो यहाँ पे सांसद आदर्श ग्राम योजना यस 14 में नरेंद्र मोदी सरकार आई और उन्होंने अपने सारे सांसदों से कहा कि आप एक एक गांव को गोद लीजिए, तो वो आदर्श घर साल, तो ये आदर्श ग्राम बन गया। फिर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये भी सही है, ठीक है। और हमें क्या बताना है, सही नहीं बताना है। तो रूरल हाउसिंग इन्वेस्टमेंट स्कीम 17 सही है, ये सही नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन सही नहीं है, अर्थात प्रश्न के हिसाब से क्या सही होगा, प्रश्न के हिसाब से यही सही होगा, प्रश्न के हिसाब से यही सही होगा। तो आंसर इसका ट्रू है आपका श्यामा प्रसाद रूरबन मिशन, श्यामा प्रसाद रूरबन मिशन हमारा सही है इसमें। और कलर ले लेते हैं हम लोग रेड। तो अब हम 73 तक जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 73 पे पहुंच रहे हैं। व्हाट डू वी कॉल बैलेंसिंग द नीड टू यूज। सवाल है, व्हाट डू वी कॉल बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर। संसाधनों के उपयोग और भविष्य के लिए संरक्षण। इसके लिए बिल्कुल सरल सा आपका टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म सबसे पहले कहाँ आया, सतत विकास, हम लोगों ने पढ़ा है इसको एनवायरमेंट इकोलॉजी में। हमारी एक रिपोर्ट आई थी आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर नहीं, ठीक है, ठीक है। एक रिपोर्ट आई थी, हमारा क्या बना था, ये हमारा रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म यूज किया गया था, जिसको जो एक कमीशन बना था, है ना, बटलैंड कमीशन, बटलैंड कमीशन, बटलैंड कमीशन की रिपोर्ट थी
उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म सबसे पहले यूज किया था। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म सबसे पहले बर्टलैंड कमीशन की रिपोर्ट में यूज हुआ था। 74, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट टू स्टॉप वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में कुछ रिट इशू करने का अधिकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को, उसके बारे में कुछ कुछ बातें दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है ये, तो इसमें कह रहा है कि क्या सही है, क्या सही है ये आपको बताना है। ठीक, तो पढ़ लेते हैं। उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त की गई कि वह बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार, प्रच्छा और प्रेषण जारी करे। ठीक है, ये 5 तरह की रीटों को बात की गई है कि वो लाइक हैबियस कॉर्पस, माइंडमस, प्रोहिबिशन, कोवारंटो एंड सर्चियोररी विच इज एप्रोप्रिएट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यस, ये सही है। ठीक है, ये चीज सही है। दूसरा क्या है, पार्लियामेंट में बाय लॉ एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू एक्सरसाइज विद इन इट्स जुरिडिक्शन द पावर गिवन टू सुप्रीम कोर्ट। संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय को दी गई शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। बताइए सही है गलत? ये भी आपका सही है। तो 74 में हमारे क्या सही होंगे, 1 एंड 2 बोथ। 74 में हमारे 1 एंड 2 बोथ ऑप्शन सही होंगे। हम लोग इंग्लिश हिंदी मीडियम बोथ का पेपर लिया हमने, उसी पीडीएफ को डाल दिया है, तो ये ओरिजिनल पेपर का ही पीडीएफ है किसी स्टूडेंट का, है ना। तो हम जो रेड कलर से कर रहे हैं वो यहाँ पे सही होंगे। ठीक, द निसार सैटेलाइट, निसार सैटेलाइट के बारे में आपको कुछ कुछ विचार करने हैं। निसार सैटेलाइट, निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठनों का संयुक्त विकास है? तो इसका सही जवाब है इसरो और नासा। निसार से आपको समझना चाहिए, निसार मतलब एन से क्या हो गया नासा, आई से क्या हो गया IS से इसरो। ठीक है, निसार ISAR इसरो का तो है ही इतना, है ना। तो आप अगर थोड़ा भी समझ, सी ने बिल्कुल सही बताया, इसका डी सही है, निसार का डी ऑप्शन सही है। तो इसमें आपका इसरो और नासा का है। अगर आप थोड़ा नाम पे भी जाते तो भी ये सवाल आराम से आप लगा सकते थे, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी इसमें बुद्धि विवेक के इस्तेमाल की, ये आप आराम से सवाल लगा सकते थे। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? राम गंगा रिवर ज्वाइंस द गंगा एट कन्नौज। कह रहे हैं कि राम गंगा रिवर जो है वो कन्नौज में गंगा से मिलती है। ये स्टेटमेंट ट्रू है? यस, दिस इज ट्रू। फिर कह रहे हैं बेतवा नदी प्रयाग के पास यमुना मिलती है। नहीं, बेतवा प्रयाग के पास यमुना में नहीं मिलती। ठीक है, तो ये कहीं और हमीरपुर है उस सब रीजन में कहीं मिलती होगी। ठीक, तो बेतवा यहाँ पे नहीं मिलती। ठीक, ये तो ये गलत हो गया। तो इसमें सही क्या हुआ हमारा 76 का सी, सी इज ट्रू, सी इज ट्रू, 76 का सी। With reference to the invaders in ancient India, which one of the following is the correct chronology? कह रहा है कि एंशियंट इंडिया में जो इन्वेजन्स हुए हैं, जो आक्रमण हुए हैं, उनमें करेक्ट क्रोनोलॉजी क्या है? करेक्ट क्रोनोलॉजी क्या है? तो ग्रीक, शक, कुषाण, दिस इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी। यूनानी पहले आए, फिर शक आए और फिर कुषाण आए। अगर आप इस बात को, मतलब ये सवाल इजी था, इसके पहले वाला थोड़ा मुश्किल सवाल था, बट ये इजी था। अगर जो यूपी को थोड़ा जानता है वो भी मुश्किल नहीं था। प्रयागराज में आपको पता है कौन कौन क्या कहाँ से मिलती है ना। तो अगर इतना आसान इतना मुश्किल होता तो पढ़ा होता आपने कभी न कभी। जो आपने नहीं पढ़ा है उस पर थोड़ा याद रखिए कि ये नहीं होगा, जो मैंने पढ़ा है और लॉजिक में फिट हो रहा है वो ज़्यादा बेटर आंसर है। कई बार कई परसेंट 10 to 20% क्वेश्चन आप लॉजिक से कर लेते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले सवाल में। हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है, आधे से ऊपर हम लोग आ चुके हैं, आधे का 50% का मार्क हम लोग पार कर चुके हैं। ठीक, यहाँ तक आपको जो सवालों का ट्रेंड समझ में आ रहा होगा कि आपने किस हद तक सही किया है, किस हद तक गलत किया है। क्वेश्चन नंबर 76 का जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? 120 मेंबर ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, 120 मेंबर्स चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था किस अधिनियम में करी गई थी? तो ये क्वेश्चन नंबर 78 है। बताइए आप लोग, बी, इसका बी सही है। 1919 के अधिनियम में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था करी गई थी, 1919 के अधिनियम में। ठीक है, फिर हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग
हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय द बीटा सेल ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट की बीटा सेल, लैंगरहैंस की आइलेट की बीटा सेल से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? आग्नेयाशय में होते हैं, पैंक्रियाज में होते हैं आपके आइलेट्स ऑफ क्या होते हैं? लैंगरहैंस। इनसे और इनकी बीटा सेल से कौन सा चीज स्रावित होता है, ये सवाल पूछा है। तो इसका सही जवाब है इंसुलिन। इंसुलिन जो है ये हमारा स्रावित होता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, कहाँ पे स्रावित होता है? हमारा ये अग्न्याशय में, पैंक्रियाज में। ठीक, अगर पैंक्रियाज सही से काम नहीं करेगा तो आपको दिक्कत होगी। अगर पैंक्रियाज सही से काम नहीं करेगा तो आपको दिक्कत होगी, और इस दिक्कत में फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इंजेक्शन वगैरह लेने पड़ते हैं, है ना, इंसुलिन के। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है नोबेल गैस नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबेल गैस। क्वेश्चन नंबर 80 के हिसाब से यहाँ पे एक्टियम जो है वो नोबेल गैस नहीं है। बाकी तीनों आपकी ये नोबेल गैस, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारी ऑर्गन, ये सब क्या है? जेनॉन भी एक नोबेल गैस है। ठीक है, तो आपकी एक्टिनियम यहाँ पे नोबेल गैस नहीं है। विद रेफरेंस टू द पोप बेनेडिक्ट 16th, 16वें पोप बेनेडिक्ट के बारे में, जो इनका हाल ही में निधन हुआ है, उनके बारे में कुछ बातें बताई गई हैं और आपको करेक्ट बात छांटनी है। क्वेश्चन नंबर 81 में हम लोग पहुंच गए। इसका क्या सही होगा? ए। 81 का ए सही है, दोनों बातें इनकी सही हैं। वह जर्मनी के मूल निवासी थे, यस। वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। बाकी कभी किसी पोप ने इस्तीफा दिया ही नहीं, कुर्सी पकड़ गए, मिल गई तो बैठ गए। ठीक है। बेनेडिक्ट 16 जो थे पहले पोप बने जिनको इस्तीफा देना पड़ा था पोपशिप से। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें हुई होंगी, कुछ कारण रहे होंगे, तो इसलिए 1 और 2 बोथ राइट है हमारे पीछे क्वेश्चन में। अब नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 82 का। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का लॉस्ट होगा तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होगा? कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो यहाँ पे 82 का आपका बी सही है, प्राकृतिक वास का विनाश। हमने क्या किया है? हैबिटाट डिस्ट्रक्शन, नेचुरल हैबिटाट डिस्ट्रक्शन कर दिया है, इसलिए प्रजातियों का विनाश बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये तो पढ़ाया गया है आपको, है ना, इनडायरेक्टली ये सब सवाल आपको करने चाहिए। हम लोगों ने 98 सवाल किए, सेट बी है ये। सेट बी का भी कौन सा? 82 सवाल चल रहा है। ठीक है, अब हम लोग 83 में जाने वाले हैं। 83, द जाइलम इज प्लांट इन रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपोर्टिंग। कह रहा है जाइलम, जा से जाइलम, जा से जल, है ना। तो जाइलम क्या करेगा? जल को ले जाएगा। जाइलम परिवहन किसको ले जाएगा? जल को, है ना। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जल, खास जमीन से जल को ऊपर ले जाएगा। ठीक, पेड़ के बाकी हिस्सों में पहुंचाएगा। एक तरह के ऊतक है, कौन से? संवहनीय ऊतक, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। इस तरह से एक होता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम का काम है फूड को पत्तियों से पेड़ के बाकी भागों पे ले जाना। जाइलम, फ्लोएम। ठीक है। 84, वेयर वॉज द सुदर्शन प्रहार आर्मी एक्सरसाइज कैरीड आउट। सुदर्शन प्रहार आर्मी की जो एक्सरसाइज है वो कहां पे करी गई थी? इसका सही जवाब है गुजरात। 84 का सी, 84 का सी नहीं, बी। 84 का बी, राजस्थान। सुदर्शन प्रहार राजस्थान में किया गया था। सुदर्शन प्रहार राजस्थान में किया गया था, तो 84 का क्या सही है? बी। ये किसकी एक्सरसाइज थी? आर्मी की एक्सरसाइज थी, सुदर्शन प्रहार। 85 में आ जाते हैं। टू whom does the credit goes for the development of coconut and sugar cane agriculture in Philippines? एग्रीकल्चर में देखो, आपको पता है कि ब्रिटिश बहुत जगह गए, है ना, फ्रेंच बहुत जगह गए। वो लोगों ने वहाँ, जैसे हमारे देश में रबर वगैरह के एग्रीकल्चर स्टार्ट करे लोगों ने। ठीक है, तो ऐसे दुनिया भर में
तमाम जगह इन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट करा। तो उसमें जो हमारा फिलीपींस में नारियल और गन्ने के लिए, गन्ना कहाँ का है? इंडिया का। इंडिया में गन्ना होता था, है ना। नारियल गन्ना फिलीपींस में किसने शुरू किया, ये सवाल पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है स्पेन और अमेरिका वासियों को। इसका श्रेय जाता है स्पेन और यूएस के लोगों को। स्पेन और यूएस के लोग यहाँ पे गए और इन लोगों ने स्टार्ट करा यहाँ पे किसकी खेती? स्पेनिश और अमेरिकन्स वेंट देयर एंड स्टार्टेड कोकोनट एंड शुगर केन एग्रीकल्चर इन फिलीपींस। फिलीपींस में इन्होंने कोकोनट और इसका एग्रीकल्चर का शुरुआत करा, ठीक है। मेक द पेयर्स ऑफ चीफ रिवर्स ऑफ देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन। कहाँ से कौन सी रिवर निकली है उसके प्लेस ऑफ ओरिजिन को बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट रिवर दी गई, मेन रिवर दे दी गई हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाली जगह इसमें नहीं बची है ना। कंफ्यूजन वाली जगह बहुत सी नहीं बची है 86 नंबर पे। तो इस पे आपका अगर देखें 86 पे, तो ए पे क्या है? 4। ए पे 4 बिल्कुल सही है। ए पे 4 यमुना यमुनोत्री से निकली है। कृष्णा कहां से निकली है? कृष्णा कहां से निकली है बताइए? यमुना यमुनोत्री से कृष्णा 86। कृष्णा निकली है हमारी महाबलेश्वर से। गोदावरी कहां से निकली है? नासिक के पास से। और महानदी शियावा के पास। तो हमारा यहां पे जो सही उत्तर निकल के आ रहा है ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3, ये आपका सही उत्तर निकल के आ रहा है सी। सी इज द राइट आंसर देयर। सी इज द राइट आंसर देयर, ठीक है। बहुत बढ़िया समाची, गुड। आपको काफी अच्छी जानकारी है, देखिए सब याद कर रखा है आपने। मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। यहां पे फिर आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है, ठीक है। तो कह रहा है कौन सी ऐसी जो चोटी है कहां पे है? ये चोटियों का आपने पढ़ा है। किलिमंजारो कहां है? किलिमंजारो, तौबकाल, स्टैनले, हुग्गर, ये सब चोटियां हैं। इन चोटियां किन किन देशों में पाई जाती हैं वो सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ए किलिमंजारो। ए कहां पे है? तंजानिया। किलिमंजारो तो तंजानिया में है, चलो ठीक है, ए हो गया। बी किलिमंजारो तंजानिया में हो गया। और टुबकल, टुबकल जो है वो मोरक्को में है। माउंट टुबकल जो है मोरक्को में है। स्टैनले जो है आपकी युगांडा में है। और हॉगर जो है आपकी अल्जीरिया में है, ठीक है। तो आपका सही जवाब है यहां पे डी। सही जवाब है डी, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। विच आर नॉट द फॉलोइंग लेक कंट्री इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सी लेक कहां है वो करेक्टली मैच नहीं है? आपको पता है बैकाल हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, ये सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है रसिया में, तो ये तो है। फिर मिशिगन कहां है? यूनाइटेड स्टेट्स, सही बात है। मराकाइबो कहां है? वेनेजुएला। हमने इसके बारे में बात करी थी, याद हो अगर आपको। मैंने जब बायोम पढ़ाए थे मैंने बताया था मराकाइबो बेसिन में ऑयल पाया जाता है ना, प्लेसर डिपॉजिट पाया जाता है। ये सारी बात मैंने आपको बताई थी क्लास में। तो आपका ये भी सही है। तो आखिर इसमें क्या होना चाहिए आंसर? नॉट पूछा है ना, तो नॉट में आपका आ जाएगा ये ओनेगा। ओनेगा इज नॉट इन कनाडा, ठीक है। ओनेगा इज नॉट इन कनाडा। आप लोग कमेंट करके बताइए ओनेगा कहां है? ओनेगा किस कंट्री में है? कमेंट करके बताइए। जितने लोग ऑनलाइन है, इतने सारे लोग हैं, आप लोग बताइए कमेंट करके। फिर हमारा 89, हु हैज रिटन द बुक फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिजाइलेंस। सेल्फ रिजाइलेंस, डिपेंडेंस टू सेल्फ रिजाइलेंस नामक बुक किसने लिखी है? क्वेश्चन नंबर 89 है। तो इसका सही बना है बिमल जालान। बिमल जालान जी ने बुक लिखी है सेल्फ रिलायंस, डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। ये बिमल जालान ने पुस्तक लिखी है, ठीक है। हम लोग 100 की तरफ आंकड़ा पार करने वाले हैं, 90 पे पहुंच गए हैं। नर्वस 90 का शिकार नहीं होना है, हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 100 पे पहुंचने वाले हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है?
with reference to the representation of Uttar Pradesh in parliament, which of the following statement is or correct? कह रहा है which of the following statement is or correct about the parliament, ठीक है, उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित की गई हैं। कह रहा है राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीट दी गई है। सही बात है या गलत बात है? सही बात है, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की 31 सीटें हैं। सही बात है। 31 सीट्स आर एलोकेटेड इन राज्यसभा फॉर उत्तर प्रदेश। 80 मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश। यस, 80 मेंबर्स जो है उत्तर लोकसभा के वो भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो ये दोनों आपकी सही है, अर्थात डी विल बी द राइट आंसर। डी विल बी द राइट आंसर। ये आसान सवाल था, ये क्वेश्चन इजी था। जो भी उत्तर प्रदेश पीसीएस देता है ये तो सब पढ़ ही लेता है ना। ये हाईएस्ट सीटों में से एक है। हाईएस्ट उत्तर प्रदेश के पास लोकसभा में सीटें, राज्यसभा में। तो ये सब सवाल आसान है। अब आइए, अब हम आते हैं विद रेफरेंस टू द कैप्टन हॉकिंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट। कैप्टन हॉकिंस के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 91 में। तो देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। कह रहा है वह 1611 में जेम्स वन के दूत के रूप में भारत आया। He came to India in 1611 as envoy of James I. Yes, it's true. He was very well versed in Turkish language. आपको बताया उसने तुर्किश लैंग्वेज में बात करी थी, है ना। 1611 में कौन राजा रहा होगा इंडिया का? 1611 में इंडिया का राजा कौन रहा होगा? जो भी राजा था उसने तुर्की में बात करी थी। बताइए आप, 1611 में इंडिया का कौन सा राजा रहा होगा? तो बताया जाता है कि हॉकिंस जब आया और उसने टर्किश में बात करी तो दैट टाइम इंपरर वाज सो इम्प्रेस्ड विद द हॉकिंस। ठीक है, उस टाइम का जो किंग था वो हॉकिंस से बहुत इंप्रेस हो गया था। तो इसमें बोथ आर राइट, दोनों सही है। 1 और 2 बोथ आर राइट। ठीक है, दोनों सही है, ये भी सही, ये भी सही, इसलिए दोनों सही है। सही कथन चुनना था हमें। अच्छा, ये ध्यान रखा करिए, क्या चुनना है, सही चुनना है, गलत चुनना है, ये सब बात का ध्यान रखा करिए थोड़ा। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना का मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पूछा गया। तो कह रहा है जननी सुरक्षा योजना का मुख्य ऑब्जेक्टिव है रिडक्शन इन मटेरियल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल और नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट में रिडक्शन करना जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 92 में। यस, यही इसका पहले में ही आपको आंसर मिल गया इसका। तो मातृ दर, मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में कमी लाना इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 93 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 ये कह रहा था रेजिग्नेशन लेटर बाय द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एड्रेस टू। किसको एड्रेस करके ये सुप्रीम कोर्ट के जज अपना रिजाइन करना चाहे। अगर सपोज करो हमारे सीजेआई रिजाइन करना चाहे, देखो मैं चाहे पूछ रहा हूँ, मैंने कहा कि वो रिजाइन कर रहे हैं, सीजेआई रिजाइन कर नहीं रहे। अगर वो चाहें तो किसको एड्रेस करेंगे? वो एड्रेस करेंगे प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए वो एड्रेस करके लिखेंगे लेटर कि आई वांट टू रिजाइन। ठीक, वो उसको भेज देंगे उन पे प्रेसिडेंट के नाम पे। तो राष्ट्रपति को संबोधित करके वो लेटर लिखेंगे, चाहे जो भी जज हो सुप्रीम कोर्ट का। 94 क्वेश्चन नंबर में आइए। क्वेश्चन नंबर 94, with reference to the union finance commission which of the following statement is or correct। फाइनेंस कमीशन है जो चेयरमैन एंड 6 मेंबर्स। फाइनेंस कमीशन में कह रहा है कि चेयरमैन है और 6 मेंबर है। ठीक है, आपको क्या पता है 94 में आपने क्या पढ़ा है फाइनेंस कमीशन में? 6 मेंबर है? नहीं, गलत। आपको ये पढ़ाया गया है, मैंने पढ़ाया खुद। फिर दूसरा, इट सबमिट्स इस रिपोर्ट टू द नीति आयोग, ये भी गलत है। ये पार्लियामेंट में टेबल करेगा प्रेसिडेंट को सौंप के, है ना। तो यहाँ पे आपका बोथ क्या बताना है, यूजिंग करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पे बोथ जो है नाइदर 1 नॉट 2, कोई करेक्ट नहीं है, बोथ करेक्ट नहीं है, दोनों ही करेक्ट नहीं है इस स्टेटमेंट में। ठीक है, हंगुल डियर इज फाउंड इन जम्मू कश्मीर। आपको बताया गया है प्रोजेक्ट हंगुल चल रहा है, J&K में हंगुल डियर पाया जाता है। तो हंगुल डियर J&K में पाया जाता है। 95, जम्मू कश्मीर में हंगुल डियर पाया जाता है। हंगुल एक तरह का
डियर है, इसको दूसरे नामों से भी जाना जाता है, और हमारी सरकार इसको बचाने का बहुत प्रयास कर रही है JNK में। इसके लिए सेंचुरी बनाई गई है, ये सारी चीज़ें करी जा रही है वहाँ पे। तो यहाँ क्या सही हो गया, जम्मू और कश्मीर, हंगुल। और संगाई कहाँ पाया जाता है, संगाई डियर, संगाई डियर कहाँ पाया जाता है, हंगुल JNK और संगाई, बताइए जवाब दीजिए। मणिपुर, संगाई जो है वो मणिपुर में पाया जाता है, हंगुल कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, संगाई मणिपुर में। हम अगले सवाल हो जा रहे हैं 96, 100 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, हमारा आंकड़ा 100 की तरफ पहुंचने वाला है। क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ हम लोग जा रहे हैं, 96 में पहुंच गए हैं। तो 96 का जो आंसर है वो क्या है, कह रहा है विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है, सही कथन या सही है या सही है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे सही है और है लगाया जा रहा है, ठीक है। कह रहा है कि इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, विधान परिषद में देयर मे नॉट बी मोर देन 1/3 मेंबर्स ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द दैट स्टेट। यस, किसी भी विधान परिषद में उस स्टेट की उससे 1/3 से ज्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए, 1/3 से ज्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए। तो ये सही है, ठीक है, नहीं हो सकते। एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए। यस, ये भी ट्रू है कि 40 सदस्य तो कम से कम होने चाहिए, और है ना, तो ये भी सही है। दोनों ऑप्शन इसमें सही है। तो हमारा क्या उत्तर निकल के आ रहा है, बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2, ठीक है, बोथ ऑप्शंस आर ट्रू। 96 में बोथ 1 and 2 इज ट्रू। टप्पा स्टाइल क्या है, ये आर्ट एंड कल्चर का सवाल है। टप्पा, टप्पा स्टाइल क्या है उसके बारे में बताया। टप्पा स्टाइल ऑफ म्यूजिक, टप्पा स्टाइल ऑफ म्यूजिक वॉज रिफाइंड एंड डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर्स कोर्ट। टप्पा किस मुगल एम्पायर के कोर्ट में डेवलप की गई थी, बताइए। इसका सही जवाब है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो था, ये आप जानते हैं मोहम्मद शाह रंगीला, ये देखिए ऐसे कहने के लिए बहुत रंगीला आदमी था, इधर उधर बहुत करता था, बट स्टिल मोहम्मद शाह रंगीला अपने आप में आर्ट एंड कल्चर के प्रोग्रेस में उसका बहुत रोल है। कहते हैं जिस आदमी का कोई रोल नहीं है उसका भी रोल होता है। तो ये मोहम्मद शाह रंगीला उसी टाइप का आदमी था कि अगर इसका साम्राज्य उस टाइम बचा रहता तो आप लोग इसको स्वर्ण युग कहते, इतना बढ़िया था, लेकिन इसने पूरे साम्राज्य को ही ध्वस्त करा लिया, खत्म करा लिया। तो ये बेसिकली मोहम्मद शाह के टाइम पे टप्पा स्टाइल ऑफ म्यूजिक जो थी बड़ी थी, बहुत ज्यादा आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट इसके टाइम पे हुआ था, ठीक है। अब हम जा रहे हैं आगे सवाल की ओर, अगला सवाल की ओर हम जा रहे हैं। हमारा सवाल है अगला 98, बस 100 पाने वाले हैं आप, फिर उसके बाद केवल 50 सवाल बचेंगे। बने रहिए, जुड़े रहिए। 98 में क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय शून्य घोषित किया गया है, उसके संदर्भ में कौन से कथन सही है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का सवाल है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 98 है, क्वेश्चन नंबर 98 है। इसके संबंध में क्या सही है, कह रहा है उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यावधि मान्य होते हैं। सही बात है, ठीक है, उसके द्वारा जो काम किए गए हैं वो मान्य होंगे। हाँ, अगर इसके हटाए जाने की घोषणा से पहले हो गए कुछ काम तो वो मान्य होंगे, ठीक है, वो मान्य होंगे। फिर दूसरा कह रहा है द एक्ट डन बाय हिम एज वाइस प्रेसिडेंट ऑन द डे ऑफ सच डिक्लेरेशन आर नॉट कंसीडर्ड वैलिड। यस, डिक्लेरेशन के दिन जो काम किए जाएंगे वो इनवैलिड होंगे, वैलिड नहीं होंगे, ठीक है। तो ये दोनों ट्रू हैं। 98 का आपका ए सही है, 98 का ए सही है, बोथ आर ट्रू। 99 बिल्कुल आप लोग पहुंचने वाले हैं मार्क पे। 99 के उसमें अभी शतक लगेगा। पूछा है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है करेक्ट आंसर के साथ, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या सही है, नेवासा। नेवासा कहां पे, पुरातात्विक स्थल है ये। नेवासा आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। ईशमपुर कर्नाटक में, सही बात है। डिडवाना राजस्थान में। अच्छा, डिडवाना आपसे पहले भी पूछा गया है,
डिडवाना लेक के बारे में पीछे यूपीएससी में डिडवाना नाम के प्लेस का जिक्र हो चुका है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। गुडियाम गुफा तमिलनाडु, यस। तो ये सारे आपके, पहले का हो गया 4 3, पहले का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो इसका सी ऑप्शन सही निकल के आ रहा है, सी ऑप्शन इज ट्रू। तो जिसका भी ये पेपर है जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उनका ऐसी ऑप्शन सही है। तो इनको याद रखिएगा, यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है आपका जो प्री है, ठीक है। कहेगा नेवासा, इसमपुर एंड गुडियाम वाज न्यूज आर रिलेटेड, ये किससे रिलेटेड है, ये सवाल पूछा जा सकता है यूपीएससी में भी। तो ये आपके रिलेटेड हो जाएंगे, पुरातात्विक स्थल हैं जहां पे खुदाई की गई है इनकी, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, ये सारे हमारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, नेवासा, इसमपुर और गुडियाम। हम 100 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए फाइनली। कहते हैं थोड़ा थोड़ा काम शुरू किया, धीरे धीरे करके हम 100 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए। 100 नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंचे। अब हमारा है क्या यहाँ पे, विद रेफरेंस टू द एससीओ फिल्म फेस्टिवल 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट। एससीओ के बारे में जो पूछा गया है इसमें कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ये पूछा गया है। कह रहा है कि द एससीओ फिल्म फेस्टिवल इज बीइंग हेल्ड ड्यूरिंग द इंडिया प्रेसिडेंसी ऑफ द संघाई कॉर्पोरेशन। यस, दिस इज ट्रू। संघाई कॉर्पोरेशन की इंडिया की अध्यक्षता जब हो रही है तो उसमें मैंने क्या किया है, फिल्म फेस्टिवल को आयोजित किया गया। ट्रू। एससीओ फिल्म महोत्सव में एससीओ देश की फिल्में दिखाई जाएंगी, ये भी बात सही है। एससीओ फिल्म महोत्सव में ऑब्वियसली है एससीओ देश की फिल्में दिखाई जाएंगी, बोथ आर ट्रू। एससीओ फिल्म महोत्सव में एससीओ देश की फिल्में दिखाई जाएंगी, तो बोथ आर ट्रू, 1 and 2 बोथ आर ट्रू, ठीक है। फिर हमारा 101 क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल के बारे में कौन से कथन हमारे सही हैं, इसकी बात कर रहे हैं हम। हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101 में हमारा कौन सा सही है, ये बात करनी है, ठीक है। तो आ जाइए देखते हैं इसमें। कह रहा है दिस सॉइल इज डेवलप्ड इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। यस, ये सही है। लीचिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा लीचिंग होती है, हमने ये बात बहुत तेजी से पढ़ी है। अब ये तो इसमें क्या चले जाते हैं, बहुत से पोषक पदार्थ गायब हो जाते हैं, तो एक तो सही हो गया। दूसरा, इट पुअर इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम, गलत। ये रेड दिखती है थोड़ा थोड़ा, तो इसमें आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ही बचता है, बाकी चले जाते हैं, तो ये दूसरा रॉन्ग है। तो इसमें क्या सही है, 1 ओनली। ये जिन्होंने पेपर दिया है उनका गलत हो गया है, उन्होंने 1 and 2 बोथ लगा दिए, जबकि केवल 1 ओनली इसमें राइट आंसर है, एक सही है, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 102 में पहुंच चुके हैं। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कह रहा है इनमें से कौन से प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के करेक्टली मैच्ड नहीं है, ठीक है। तो करेक्टली मैच्ड प्रोविजंस कौन से नहीं है। 102 क्वेश्चन नंबर है, तो इसका है अधिकरण भाग 1, ये सही आंसर है, पहले ही मिल गया हमें, तो हमें बाकी में जाने की जरूरत नहीं है। ये गलत है, भाग 11 में अधिकरण की व्यवस्था नहीं की गई है, ठीक है। तो इस नॉट की जगह की वजह से ये गलत हो गया, ठीक है। हमें हम पेपर करते वक्त सही गलत ये दोनों चीज को ध्यान रखना है, नॉट है नॉट नहीं है, ये सब चीज को वहां पे ध्यान रखना है। अब हमारा 103, कंसीडर द फॉलोइंग डेजर्ट्स अरेंज इन देम। अब डेजर्ट्स के बारे में पूछा है कि कौन कहां है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में अरेंज करना है। आपको पता है भैया, सहारा से बड़ा कोई डेजर्ट है क्या? दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन है? सहारा नहीं, छोटे से बड़े में करना है, यस सहारा। तो लास्ट में तीसरा होना चाहिए, लास्ट में तीसरा होना चाहिए। तो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो ये पहले कट गया है ना। फिर हमारा दूसरा कौन सा आएगा, सहारा के बाद, सहारा के बाद आएगा हमारा दूसरा नंबर अरेबियन मरुस्थल। सहारा के बाद अरेबियन है जो बड़ा है, मतलब सहारा से छोटा है। फिर उसके बाद आपका है गोबी, और सबसे छोटा कौन सा है, ग्रेट सैंडी। तो सबसे छोटा हमारा यहाँ पे ग्रेट सैंडी है। आपको मैंने बताया भी था छोटे छोटे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट्स को फिर भी बड़ा ग्रेट ग्रेट क्यों लगाया, क्योंकि ब्रिटिश लोग जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे उनको उससे बड़ा डेजर्ट पहले दिखा ही नहीं था, तो वो उसको बोल दिया ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, यहाँ सैंड बहुत है। जबकि अगर मैं सैंडी डेजर्ट्स की बात करूं तो
ये जो हमारा है अरेबियन डेजर्ट, उससे बड़ा कोई डेजर्ट नहीं। अरब में, अब ब्रिटिश में हम देखा नहीं था तो उसी को ग्रेट बोलने लगे, है ना। तो हर चीज में ग्रेट लगा लगा के बोलने लगे वो लोग। तो हमारा यहाँ पे सही होगा ऑप्शन बी। ये हम लोगों ने पढ़ा है क्लास में, है ना, दूसरी तरीके से पढ़ा है, बस पढ़ा है। अब 104 नंबर सवाल कह रहा है, दिसंबर 2022 में जारी प्रगति सूचकांक के अनुसार टीयर 1 में निम्नलिखित में से कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति के शीर्ष 3 स्थानों में। ठीक है, 104 नंबर सवाल है। इसका सही जवाब मिल गया हमें पहले ही में, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। इसका सही जवाब है पौंडीचेरी, लक्षद्वीप एंड गोवा। फॉलोइंग टॉप 3 पोजीशन वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस टीयर 1। इसको एक बार फिर से देखिए, टीयर 1 में पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, गोवा हो गई, ये तो टीयर 2 में आनी चाहिए। क्या है, इसको फिर से देखिए एक बार, इस सवाल को देखिए 104 नंबर। टीयर 1 का पूछा है यहाँ पे, टीयर 1 का। तो अभी इसको दूर कर लेंगे कंफ्यूजन को, अभी के इसलिए यही मान लीजिए टीयर 1 कंट्रीज। पूरे सवाल हो गए? अच्छा ठीक है, 104 नंबर कंफ्यूजन में थोड़ा है, अभी कर लेंगे उसको, अभी के लिए यही उत्तर मान लीजिए। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग 105 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन द ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क एंड डेटा प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम and information collected by regional level, the United Nations Secretary General Annual Statistic Development Goal Report। ठीक है, कौन करा? कह रहा है यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने ये रिपोर्ट पब्लिश करी। ठीक है, ठीक, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। तो यहाँ पे पहला तो सही है, पहला इसमें सही है 105 में, 105 का पहला सही है। दूसरे में आते हैं, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रोड्यूस टू इन्फॉर्म द क्वाड्रेनियल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिव्यू डिलिबरेशन एट यूएन जनरल असेंबली। ये गलत है, तो यहाँ पे आपका क्या सही है? वन ओनली इज ट्रू। तो हम पहुंच गए हैं 105 सवालों पे। हम आप अगला सवाल कर रहे हैं 106, क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 में आइए, गिवन बिलो और टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज सेशन है, पहला रिसेशन है, दूसरा रीजन है। राष्ट्रपति संसद का भाग है, यस, राष्ट्रपति संसद का भाग है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? अ बिल पास्ड बाय द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम अ लॉ विदाउट द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। ठीक है, तो यहां हमारे चूंकि पार्लियामेंट का भाग है तो पार्लियामेंट के पूरे भागों से होकर जाना चाहिए। लेकिन क्या ये इसलिए पार्लियामेंट का भाग है क्योंकि बिल उसके बिना नहीं बन सकता है? तो आपको इसमें देखना होगा कि पार्लियामेंट का भाग ये पहले बना, उसके बाद बिल पास होने लगे, या बिल पहले पास हुए बाद में भाग ये बना। तो हमें ये देखना होगा, इसमें मुझे मेरे हिसाब से सी सही होना चाहिए कि पार्लियामेंट का भाग तो है, बट ये कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि कथन का मतलब है पार्लियामेंट का भाग है इसलिए क्योंकि ऐसा करना है। तो इसमें या तो बी सही होगा या तो सी सही होगा, है ना। बी भी सही हो सकता है, कथन कारण के सवालों में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बी भी सही हो सकता है। तो बी भी ध्यान सकते हैं और सी भी। तो जो ये दो मारे हैं वो लोग थोड़ा आंसर की का वेट करें तो ऑफिशियल का, है ना। क्योंकि अगर राजसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकते, राष्ट्रपति का, इसीलिए राष्ट्रपति संसद का भाग है, ऐसा कहीं कुछ क्लियर कट में नहीं दिया गया। ठीक, तो बी एंड सी जो है में से एक हो सकता है इसका। 107 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वाज द लास्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे लास्ट में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या हुआ? ठीक है, सबसे लास्ट में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या हुआ? ठीक है, तो ये जो है हमारा 107 नंबर, इसका आंसर जो है हमारा डी है। सबसे बाद में क्या हुआ? हमारा मोपला विद्रोह। आपको पता है मोपला कब हुआ था? मोपला आपका 1921 में हुआ है। ठीक है, 1921 में हुआ है, बाकी सब इसके पहले के हैं।
108 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या नहीं होते? यूरिन है यस, डोमेस्टिक वेस्ट है यस, फीकल है यस, पेस्टिसाइड्स नहीं होते, कीटनाशक जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल मतलब बायोलॉजिकली तोड़ दिए जाए, बायोलॉजिकली तोड़ दिए जाए ऐसे बायोडिग्रेडेबल। ठीक है। 109 द एजेंडा 21 रियो समिट 1992 इज रिलेटेड टू। एजेंडा 21 किस लिए रिलेटेड था, किस चीज से रिलेटेड था? तो क्वेश्चन नंबर 109 का बी सही है, सतत विकास से। एजेंडा 21 कुछ और नहीं है, बल्कि मैंने क्योटो का एक वीडियो बनाया था, उसमें बात बताई थी एजेंडा 21, बट अब बाकी चीज नहीं बताई थी क्योंकि वो क्योटो का वीडियो था। आपको पता हो कि एजेंडा 21 जो है वो बेसिकली सतत विकास से संबंधित है। 21st सेंचुरी में कैसे विकास किया जाएगा, इस बात से एजेंडा 21 संबंधित है। ठीक है। फिर आता है 110 नंबर, डेजर्ट्स ड्वेलिंग एनिमल आर कॉल्ड। डेजर्ट में पाए जाने वाले एनिमल क्या कहलाते हैं? आपको हमने क्या बताया? जेरोफाइट्स। जेरोफाइट्स कहलाते हैं। ये बहुत आसान सवाल है, कक्षा 5 वाला सवाल है ये, इसमें बहुत ज़्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कक्षा 5 वाला सवाल है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल है। फिर हमारा 111 नंबर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर अलकनंदा एंड भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलते हैं? तो इसका सही जवाब है देवप्रयाग। अब जल्दी जल्दी करते हैं हम, आप बस जुड़े रहिए, जल्दी जल्दी होगा। देवप्रयाग। फिर क्या? सी वीड्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ व्हाट? सी वीड आयोडीन के। जो समुद्र में पाए जाने वाले वो हैं खरपतवार हैं, वो आयोडीन के एक अच्छे सोर्स होते हैं। ठीक है। 112 का बी सही है, आयोडीन। आयोडीन के अच्छे सोर्स होते हैं। 113 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ग्राम सभा। ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका बी सही। शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है, नहीं, राज्य सरकार है। ठीक है, तो ये इसके बारे में सही नहीं है। ठीक, ग्राम सभा के बारे में ये सही नहीं है, नहीं बताना था। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे वाले में एग्जाम्पल ऑफ लोटिक इकोसिस्टम। लोटिक इकोसिस्टम के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है रिवर्स। रिवर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ लोटिक इकोसिस्टम। लोटिक पारिस्थितिकी संघ के उदाहरण है। ठीक है, अगला सवाल है आपका 115। क्वेश्चन नंबर 115 जो है वो है हमारा व्हाट वाज द नेम ऑफ द फीमेल रेजिमेंट कंस्टिट्यूटेड एज पार्ट ऑफ आज़ाद हिंद फौज। रानी झांसी रेजिमेंट इसका नाम था 115 का। रानी झांसी रेजिमेंट जो थी वो आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट का नाम था, रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक। 116 विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स वॉज कमीशन इन टू इंडिया। इंडिया में स्कॉर्पियन क्लास मैगजीन वो जो सबमरीन है वो कब, कौन सी सबमरीन थी जो इंट्रोड्यूस की गई? जनवरी 2023 में। स्कॉर्पियन क्लास जो सबमरीन कौन सी की गई थी? INS कलवारी। INS कलवारी जो है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। अब ये देखने वाला सवाल है कि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन हम कहाँ से लिए, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन हम कहाँ से लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को भी देख लीजिएगा। ये शायद जर्मनी से हमने ली थी स्कॉर्पियन क्लास। ठीक है, स्कॉर्पियन क्लास शायद हमने जर्मनी से ली थी टेक्नोलॉजी, तो इंडिया में जब बनाई तो कलवारी, कंधारी, ये सब नाम से बनाए। तो जो कलवारी है वो हमारी INS कलवारी अभी शामिल की गई थी। ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द हड़प्पा कल्चर इज इंडिकेटेड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग। पूर्वी सीमा जो है हड़प्पा कल्चर की वो किससे? आलमगीरपुर। कहाँ है? मेरठ के पास आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर जो है इसकी ईस्टर्न बाउंड्री बनाता है हड़प्पा सभ्यता की। विच रेफरेंस टू द विद रेफरेंस टू द PM गति शक्ति स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। PM गति शक्ति प्लान के बारे में बताना है क्या सही है। तो इसमें आपके जो सही जवाब है बोथ, एक और दो दोनों सही हैं इसमें। अर्थात क्या क्या हो गया? द PM गति शक्ति स्कीम नेशनल प्लान वॉज लॉन्च इन 2022। यस, ट्रू। द PM गति शक्ति स्कीम पार्टीशन इन 7 इंजन्स। यस, 7 इंजन्स। ठीक है, ये भी ट्रू है। तो इसके दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। बी सही है। 119 नंबर पे आ जाते हैं। अब आपके थोड़े सवाल बचे हैं, थोड़ा देख लीजिए, आपका पूरा हो जाएगा। 119 पे आ जाते हैं। 119 मतलब है इन विच ईयर मिड डे मील स्कीम वॉज लॉन्च्ड। मिड डे मील स्कीम कब लॉन्च की गई थी? तो मिड डे मील स्कीम आपकी लॉन्च की गई PM पोषण योजना में। मिड डे मील स्कीम वॉज रिनेम्ड एट PM पोषण। लॉन्च तो बहुत पहले हुई थी मिड डे, बट इसका पुनः नाम कब किया गया? PM पोषण। तो ये 2021 में PM पोषण योजना इसका नाम कर दिया गया था। मिड डे मील स्कीम का नाम बदल कर PM
क्या कर दिया गया था, पीएम पोषण स्कीम 2021 में मिड डे मील का नाम बदल दिया गया था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 120। विद रेफरेंस टू द एल नीनो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। एल Nino involves appearance of warm current of the coast of Peru in Eastern Pacific. This warm current increases the temperature of water on the Peruvian coast of by 10 degrees Celsius, thereby increasing the amount of plankton in sea. तो ये आपको ये पता है एल नीनो क्या है। एल नीनो के बारे में आए। एल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। क्या है, सही है? यस। होता क्या है, पेरू कोस्ट है, जैसे ये पेरू कोस्ट है हमारा साउथ अमेरिका का, यहां पे क्या होने लगता है, जनरली अपवेलिंग होती है, अंदर का पानी ऊपर आता है। ये अपवेलिंग जोन में क्या प्रॉब्लम होने लगती है, फिर यहां पे अंदर का पानी ऊपर आना बंद हो जाता है और ये गर्म धारा का कुछ कुछ पानी यहां तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में, पूर्वी प्रशांत क्षेत्र है यस, के तट, पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना, बात सही है। फिर क्या कह रहा है, पहला सही हो गया। दूसरा, यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है, जिसमें समुद्री प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। आप ये बताओ, प्लैंकटन की मात्रा बढ़ेगी 10 डिग्री, कितना ज्यादा, कितना, इतनी गर्म धारा पहुंच जाएगी। ये लॉजिकल सवाल है, ये रॉन्ग हो गया, टू रॉन्ग। 10 डिग्री एक तो बहुत बड़ी बात है। दूसरा, प्लैंकटन क्यों बढ़ जाएंगे, प्लैंकटन तब बढ़ते हैं जब नीचे से पानी और न्यूट्रिशंस ऊपर आते हैं तो प्लैंकटन बढ़ते हैं, ना कि इसकी वजह से। तो ये रॉन्ग हो गया, तो इसका केवल एक सही है। सही उत्तर चुनना है आपको, केवल एक सही है 1 ओनली। पता नहीं ये बोथ क्यों लगाया, जिसका भी पेपर है थोड़ा लॉजिक लगाना चाहिए था। 10 डिग्री तो हो ही नहीं सकता था, 10 डिग्री बहुत ज़्यादा होता है, बढ़ा इतना टेम्परेचर बढ़ाएगा तो हालत खराब हो जाएगी उस एरिया, है ना। 10 डिग्री टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकता। ठीक, फिर है शिव समुद्रम एंड कल्पक्कम। कल्पक्कम आर रिस्पेक्टिवली इंपॉर्टेंट फॉर, किस लिए है ये, कल्पक्कम और शिव समुद्रम किस लिए फेमस है। ए, ये क्या है, जल शक्ति और नाभिकीय शक्ति के क्षेत्र है ना। शिव समुद्रम में क्या है आपका, जल शक्ति, कल्पक्कम में क्या है, नाभिकीय शक्ति, है ना। सब कल्पक्कम में है आपका नाभिकीय शक्ति और जल शक्ति, शिव समुद्रम में जल शक्ति। तो इसका ए सही है। 122 क्वेश्चन नंबर में हम आ गए हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2023-20, हाउ मेनी स्किल्स India international courses are to be set up across different state to skill youth for international opportunities। तो ये क्वेश्चन नंबर 122 है, इसमें 30 सेंटर्स खोलने हैं। 30 सेंटर्स जो खोलने हैं, अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 30 विभिन्न स्टेट्स में 30 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 123 फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया वाज सिचुएटेड एट। पहला जो है हमारा मरीन बायोडाइवर्सिटी इंडिया सेंटर कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो इसका सही जवाब है डी, जामनगर में। जामनगर में स्थापित किया गया है पहला सेंटर। ठीक है, 124 में आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सही से मैच नहीं है ये कह रहा है। तो 124 का बी जो है, हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी नहीं थी, ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए ये सही माना जाएगा, जबकि ये गलत है असल में, लेकिन ये चूंकि करेक्टली मैच नहीं पूछा है इसलिए ये सही है। ठीक है, कलवारी फ्रांस का प्रोजेक्ट है, चलो बहुत बढ़िया है ना। स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी है। तो क्या डीजल पनडुब्बी है, क्या डीजल पनडुब्बी है ना, ये देख लेना आप लोग इसको अच्छे से। स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी हमने कहां से ली है, फ्रांस से ली हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था देख लेना। ठीक है अकेल, अब आ जाओ। इन नेशनल पार्क्स जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी इज मेंटेन्ड बाय, नेशनल बने जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी मतलब बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित करना है। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कैसे मेंटेन की जाती है ना, तो आपको ये बताना है। 125 नंबर सवाल में ए सही होगा, इन सीटू। आपको पता है इन सीटू का मीनिंग क्या होता है, जहां जो है उसको वहीं संरक्षित कर दिया जाए। ठीक है, तो अगर जानवर रहते हैं जहां पे, उनको वहीं पे संरक्षित कर दिया जाए। ठीक है, अब आगे आइए। 126 हु वाज खरीदार। खरीदादार क्या था, खरीदादार कौन थी, एक टर्म है मिडिवल हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री का होगा, इससे आपको टर्म बेस्ड सवाल ही आते हैं। खरीदादार कौन थे, क्वेश्चन नंबर 126 है। खरीदादार हुआ करते थे
फसलों को भेजने वाला अधिकारी, डिस्पैच ऑफ रॉयल, वो फरमानों को, रॉयल डिक्री, फरमान जो जारी किए जाते थे उनको भेजने वाला अधिकारी फरीतादार कहलाता था। फरीतादार होता था रॉयल डिक्री को भेजने वाला अधिकारी। ठीक है, तो हमारे 126 सवाल तक हम लोग पहुंच गए हैं। 127th क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। 127th क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी इज स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर, किस लिए है बीओडी स्टैंडर्ड क्राइटेरिया, ये पूछा गया है। तो इसका पॉल्यूशन एशे इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, हम एक्वाटिक इकोसिस्टम में पॉल्यूशन लेवल देख लेते हैं कि क्या है ये। ठीक है, प्रदूषण की जांच करने के लिए हमने बहुत डिटेल में पढ़ी है, बीओडी सीओडी हमने बहुत डिटेल में पढ़ी है। हमने क्या कहा था? बीओडी इज लेसर देन द सीओडी ऑलवेज। बीओडी जो होता है वो सीओडी से हमेशा कम होता है, क्योंकि सीओडी पूरे सिस्टम को, चाहे वो बायोटिक हो चाहे वो बायोडिग्रेडेबल हो, है ना, जैविक या अजैविक, दोनों ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों तरह को डिकम्पोज करता है। कौन? सीओडी में वो केमिकल डाला जाता है। बीओडी में क्या होता है? बैक्टीरिया करते हैं, है ना। तो इसलिए जब टोटल करेगा तो सीओडी इज मोर देन द बीओडी ऑलवेज, डू रिमेंबर दिस थिंग। ठीक, जब कठिन सवाल बनेगा तो ऐसे आएगा कि बीओडी सीओडी कैसे काम करता है। ठीक है, 128 गिवन बिलो और टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एट, एक रीजन है एक एसेसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128 में आपको बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो पहला क्या है? द तमिलनाडु कोस्ट रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन, दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु शुष्क रहता है। सही है, यस। तमिलनाडु में लौटते मानसून से वर्षा होती है। फिर क्या है? तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर विच्छेदित क्षेत्र में स्थित है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृक्षछाया क्षेत्र में स्थित है। तो ये दोनों सवाल, दोनों चीजें सही हैं। 128 का आपका ए सही और सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। फिर हम आगे 129 विद रेफरेंस टू द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग के बारे में बताना है आपको। तो इसमें क्या सही है? ठीक है, पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग में क्या सही है? आर्टिकल 109 प्रोवाइड्स फॉर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउस इन सर्टेन केसेस। 129 क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ये आर्टिकल करता है? नहीं, ये गलत कह रहा है। 109 नहीं, 108 है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। तो अब दूसरा बचा, दोनों कथनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर लोकसभा करता है। सही बात है, स्पीकर करता है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो इसमें क्या सही हो गया? 2 इसमें सही हो गया, ओनली 2। ओके, तो 129 इज ऑल्सो नाउ वी डिड। अब 130 क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 130 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है डी, इसमें क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्कीम प्रोग्राम इज नॉट द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड इट इज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो गंगा एक्सप्रेस वे जो प्रोग्राम है वो उत्तर प्रदेश का है, जबकि बाकी क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रधान प्रोग्राम है गंगा एक्सप्रेस वे। ठीक है, देखो 1 गो में हमने किए पूरे 130 सवाल कर लिए हमने। 131 में हम पहुंचने वाले हैं 1 गो में, है ना। दिस अ बिग थिंग कि हम 150 सवाल एक बार में कर लिए, है ना। नेचुरल रिसोर्स शुड बी यूज्ड बाय द प्रेजेंट जनरेशन इन सच अ वे दैट इट, इसको क्या कहोगे? फिर वही आ गया, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ गया। पहले भी आया, 2 बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ चुका है इस बार इस पेपर में, है ना। 3 बार कह लो, एजेंडा 21 भी तो एक तरह का सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही है ना। 3 बार आ चुका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक टर्म से 3 बार सवाल आ गए, 3 बार, समझ आई, है ना। कितना इंपॉर्टेंट टर्म है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। 3 सवाल एक ही टॉपिक से आ गए, और आगे हो सकते हैं और हो। Who among the following women freedom fighter was not associated with क्विट इंडिया मूवमेंट? कौन क्विट इंडिया मूवमेंट से एसोसिएटेड नहीं था? वुमेन फाइटर के नाम दिए गए हैं। तो इसमें जो ऑप्शन का आपका सही है शांति घोष। शांति घोष जो थी शी वॉज नॉट रिलेटेड टू द भारत छोड़ो आंदोलन। शांति घोष वॉज नॉट रिलेटेड टू द भारत छोड़ो आंदोलन और क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, फिर 133 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज अ पार्ट ऑफ बोथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज? दोनों चीज के प्रोविजन है, कौन सा है इसमें? तो इसका आपका सही होगा सी, गार्जियन टू द प्रोवाइड गार्डियंस टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन एंड चिल्ड्रन। तो अभिभावकों को बच्चों को शिक्षा के अवसर देना है, इनका प्रदान दोनों में किया गया है, नीति निर्देशक तत्वों में भी और मौलिक कर्तव्यों में भी।
जो थोड़ा भी पॉलिटी पढ़ा होगा उसके लिए बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 134 विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट कंट्री इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कह रहा है कौन सी पोर्ट कंट्री है जो करेक्टली मैच नहीं है। तो इसमें पहला ही ऑप्शन मिल गया आपको, इगारका पोर्ट चाइना में नहीं है, ठीक है। पोर्ट चाइना में नहीं है इगारका। हम क्या है उसकी बात डिटेल में करेंगे क्लास में, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा जल्दी से हमें आंसर की डिस्कस करना है ताकि आप लोग अपना गॉक कर पाएँ कि असल में क्या है, ठीक है। फिर आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग 135 क्वेश्चन नंबर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनिशियली परमिटेड द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पज फॉर अ पीरियड ऑफ विच 10, 15, 25। 135 जो है आपका वो 15 ईयर्स के लिए था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कहा था। अच्छा, बहुत से लोग बोलते हैं कि रिजर्वेशन की बात की गई थी कि हटा देना चाहिए, तो वो कौन से रिजर्वेशन की बात की गई थी, है ना। इवन इंग्लिश की कोई बात नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी कहा गया था कि इंग्लिश को आप ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं रखेंगे, आप रीजनल लैंग्वेजेस को रखेंगे, लेकिन उसकी कोई बात नहीं करता है ना। तो हमारा 15 साल में इसको आपको करना था कि ऑफिशियल पर्पज के लिए जो लैंग्वेज है केवल 15 साल के लिए परमिट की गई थी, लेकिन हमारी सरकारों ने उसको असीमित समय के लिए कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज आर रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश। इनमें से कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो इसका सही जवाब है सी, कौशल्या। केवल एक, नहीं ये नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, केवल यहाँ पे एक है जो आपकी इससे संबंधित है। तो हमारा यहाँ पे ओनली सी सही है। हमारी केवल एक योजना है, अनूठी उपहार स्कीम, ये हमारी सही योजना है, ठीक है। तो ये सही आंसर है इसका। हम आगे फिर 137 क्वेश्चन नंबर पे, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश। चंद्रप्रभा कहाँ पे है, आपको पता है चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है। चंद्रप्रभा इज इन चंदौली डिस्ट्रिक्ट। 137 का बहुत बार यूपी से पूछ चुका है सवाल को। चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है ये हमारी चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। बट ये कहाँ है, चंदौली बनारस के बगल में, ठीक है। चंदौली बनारस के बगल में, तो पूर्वांचल के लोगों का तो ये सही होगा, जितने उधर रहे उन सबका सही होगा, पूर्वांचल के लोगों का, है ना। फिर अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 138, विच इंडियन ओरिजिन बिजनेस हैज बीन इलेक्टेड एज मेंबर्स, बिजनेसमैन है जिनको मेयर ऑफ लंदन बोरो ऑफ साउथ वर्क फॉर सेकेंड टाइम। व्यवसायी को साउथ वर्क के लंदन बारो का मेयर दूसरी बार चुना गया है। वो कौन सा इंडिया का व्यवसायी है जो वहां पे रहता है। इसका नाम है सुनील चोपड़ा। सुनील चोपड़ा जी को क्या किया गया है, चुना गया है। 139 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ द रिवोल्ट 1857 स्टार्ट ऑफ रिबेलियन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा जो प्रश्न है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है, इनमें से पूछा गया है पेयर 139 में। इसका करेक्टली मैच नहीं है ए इज नॉट करेक्टली मैच्ड, बाकी सारे करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। तो ए इज नॉट करेक्टली मैच्ड। फिर आ जाइए 140, व्हाट कॉज विंड टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट इन साउदर्न हेमिस्फीयर। आपको पता है डिफ्लेक्शन फोर्स जो होता है वो क्या है, बताइए वो क्या है, कॉरियोलिस फोर्स। ये एक्चुअली कोई फोर्स नहीं है, ये जस्ट डिफ्लेक्ट करता है, मोड़ता है। कैसे फिरती है विंड, अगर कोई विंड ऐसे है, ठीक है, विंड ऐसे, अगर कोई विंड चलती है ना तो ये कैसे मुड़ेगी। तो अगर एक होता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, इसकी वजह से विंड्स क्या होती हैं, चलती हैं, ताप प्रवणता बल के कारण विंड चलती है। और दूसरा फोर्स क्या लग रहा है, कोरियोलिस फोर्स, इन्हीं का रिजल्टेंट होती है, वही विंड को मोड़ता है, ठीक है, इन्हीं का रिजल्टेंट। कोरियोलिस फोर्स हाईएस्ट कहाँ होता है, पोल पे। लोवेस्ट कहाँ होता है, लोवेस्ट होता है आपका, हाईएस्ट होता है पोल पे। और लोवेस्ट होता है, जीरो कहाँ पे होगा, जीरो होता है इक्वेटर पे, है ना, इक्वेटर पे जीरो होता है। अब अगले सवाल में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 141। अब 10 सवाल बचे हैं बस। 10 सवालों के बाद आप पीसीएस का पेपर ये होता है। आप लोग जो लोग नहीं भी दिए इस बार देख ले, पेपर ऐसा ही होता है पीसीएस का। होता क्या, यही है। आप सब अंदाजा लगा लेंगे अपना कि हम लोग कितना कर पाते हैं अगर हम पीसीएस के पेपर देने पहुंच जाते तो, ठीक है। आप इस चीज का अंदाजा लगा लेंगे। When the Water Prevention Control Pollution Act was enacted with following years, पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम कब लागू किया गया था, ये पूछा गया है। इनेक्ट कब किया गया था, तो 141 का बी सही है। आपको पता है ना, इससे वाटर पोल्यूशन एक्ट से क्या बना था,
इसी से बना था CpCb, इसी से बना था CpCb। CpCb वॉज मेड अप ऑफ कम फ्रॉम दिस, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाटर पोल्यूशन एक्ट से ही बना था। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा है बहुत डिटेल में, ये सब टॉपिक हम लोगों ने बहुत डिटेल में क्लास में किए हैं। ठीक, फिर हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 142, विद रेफरेंस टू द मिनरल रिसोर्स व्हिच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट पूछा गया है। लिथियम्स 142 क्वेश्चन नंबर है, लिथियम infrared resource lithium inferred resources have been found in रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। यह था, अभी ये करंट अफेयर से सवाल है, जम्मू कश्मीर में पाया गया लिथियम, रियासी। ठीक है, रियासी जिले में बहुत ज्यादा लिथियम पाया गया। इंडिया इज इम्पोर्ट डिपेंडेंट फॉर मैनी मिनरल्स लाइक लिथियम, निकल, कोबाल्ट। यस, ये भी ट्रू है, इन सब के लिए हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट थे। अब लिथियम हो सकता है हमें ना लेना पड़े, है ना। तो हमारा बोथ 1 और 2 इसमें सही होगा, बोथ। फिर हमारा क्या आ रहा है अगला, ओजोन लेयर एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एग्जिस्ट इन विच ऑफ द एटमॉस्फेरिक लेयर। ओजोन किस लेयर में पाई जाती है? तो ये 2 आसान सवाल है, इजी। स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल में ये पाई जाती है। ठीक है। 144, which of the following is not a sustainable development goal target to be achieved by 2030? स्पेस रिसर्च की कोई बात नहीं की गई, there is no talk of space research there। ठीक है, तो ये स्पेस रिसर्च वाली बात फर्जी है, इसकी कोई बात नहीं की गई है। ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये स्पेस रिसर्च की बात नहीं की गई है, नहीं पूछा है, तो ये आपका इसमें सही होगा। फिर 145, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वर्ल्ड वेटलैंड डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे क्या है? 2 फरवरी। मैंने क्लास में बोला था कि वेटलैंड डे की थीम पूछी जा सकती है इस बार, लेकिन थीम ना पूछ के डे ही पूछ लिया, यूपीएससी में पहले ही पूछा जा चुका है ना। 2 फरवरी, 2 फरवरी वेटलैंड डे के। अब थीम आप पढ़ लेना, यूपीएससी में हो सकता है थीम पूछा जाए, या यूपीपीसीएस के अगले एग्जाम में हो सकता है थीम पूछा जाए, तो आप लोगों को थीम भी पढ़नी चाहिए इस साल की। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? क्वेश्चन नंबर 146 है, तो इसको पब्लिश करता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO इज पब्लिश सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। ठीक है, सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट जो है ILO के द्वारा करी जाती है। हम आ गए क्वेश्चन नंबर 147, हु कंपोज द गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनिंग सॉन्ग नाटू नाटू। नाटू नाटू किसने? नाटू नाटू पे खूब डांस किया होगा आप लोगों ने, है ना। नाटू नाटू पे डांस किया है, लेकिन नाटू नाटू के कंपोजर आपको पता है? नाटू नाटू के कंपोजर कौन है? तो यही सवाल पूछा गया है कि नाटू नाटू के कंपोजर कौन है, तो सही है MM कीरावनी। MM कीरावनी जो है वो नाटू नाटू के कंपोजर है। ठीक है। Among the following, which country has declared to remove the British monarchy from its central bank currency notes from 2 फरवरी? वेटलैंड 2023 जब मना रहे थे एक तरफ, तो वहीं एक देश है जो कह रहा था कि हम अब नहीं रखेंगे ब्रिटिश मोनार्की को अपनी करेंसी में, ऑस्ट्रेलिया। वेटलैंड डे मनाते मनाते ऑस्ट्रेलिया ने महारानी को करेंसी से हटा दिया। ठीक है, महारानी जी को करेंसी से हटा दिया। ठीक है। Which among the following ruler of Kashmir, which among the following ruler of Kashmir abolished जाजिया and cow slaughter? जाजिया और क्लाउ स्लॉटर को किसने बंद किया था? जैनुलब्दीन ने। जैनुलब्दीन को दूसरा नाम क्या बोला जाता है? जैनुलब्दीन को ही कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। ये बहुत लिबरल किंग था, बहुत लिबरल किंग था ये। ठीक है, ये बात करूंगा मैं कुछ बच्चों से। Which one of the following tributary river is not correctly matched? कह रहा है कौन सी रिवर जो है करेक्टली मैच नहीं है, तो प्राणहिता महानदी की सहायक नदी नहीं है। हमने 150 सवाल कर लिए, हमने 150 के 150 सवाल कर लिए। कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग बताइए मुझे। 2 सवाल जो वो बचे हैं हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे कि जो 2 सवाल हम लोग नहीं किए हैं उनका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग ये चीज ध्यान में रखिएगा, पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। पूरा अच्छे से देखने के बाद आप इसको कर सकते हैं
पीसीएस का अंदाजा लगा सकते हैं। जो लोग पेपर नहीं दे रहे हैं इसी हिसाब से अपनी तैयारी को सही कर सकते हैं। प्लीज हमारे चैनल यूनि एग्जाम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों में भी फैलाएं ताकि हम लोग मोटिवेट हो सकें और आगे भी आपको, हमारा पीसीएस का चैनल भी है वो भी आप सब्सक्राइब करें, लॉग इन करें, ठीक है, और उसमें लाइक करें। थैंक यू सो मच।